हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू केएनएस क्लासेस और आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने विक्ट्री बेस पे, जो कि अभी क्लास 12th इंग्लिश मीडियम का रन कर रहा है। और इससे पहले भी अपन ने बहुत सारे चैप्टर कर लिए और आज अपन लेके आए हैं सॉल्यूशन। ठीक है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है। तो सॉल्यूशन के बारे में आज अपन कंप्लीट चर्चा करेंगे और एक ही लेक्चर के अंदर इस पूरे चैप्टर को उड़ा देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। और जैसे ये लेक्चर होता है तो आप जाइए डिस्कॉर्ड पे, वहाँ पे आपको असाइनमेंट मिलेंगे, बढ़िया नोट्स मिलेंगे, तो वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और डिस्कॉर्ड अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो बुक में आपके यहाँ पे दे रखी है क्या, पहले कंसंट्रेशन टर्म्स दे रखी है। ठीक है, जैसे मोलरिटी, मोलिलिटी, परसेंट, वेट बाय वेट, ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट, तो ऐसे आपको बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म मिलेगी, नॉर्मलिटी वगैरह, वो आप खुद से पढ़ लेना। ठीक है, अपन यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अपन लेक्चर स्टार्ट करेंगे किससे, वेपर प्रेशर से। किससे स्टार्ट करना है, वेपर प्रेशर। अब देखो वेपर प्रेशर है तो कहीं ना कहीं वेपर नाम आ रहा है, यानी इवेपोरेशन होगा। ठीक है, यानी भाप उड़ेगी ना, तो कुछ वेपर अपन को बनाना पड़ेगा। तो इसमें मैं दो केस ले लेता हूँ अपन। दो केस में सबसे पहला केस मैं ले लेता हूँ कि इवेपोरेशन इन ओपन कंटेनर। ठीक है, अगर कंटेनर कैसा हो, ओपन हो, तो उस केस में वेपर प्रेशर बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो वो अपन को बात करनी है। तो ये मैंने एक कंटेनर ले लिया और इसमें मैंने मान लो कोई सॉल्यूशन डाल दिया। ठीक है, सॉल्यूशन तो पता होगा ना इतना भाई, ये तो रिवीजन सीरीज चल रही है। ठीक है, क्रैश कोर्स है, तो इतना तो पता होगा सॉल्यूशन दो चीज़ों से बनता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, सोल्यूट क्या होते हैं, जो अपने पास लेस इन क्वांटिटी होता है, जो कम मात्रा में होता है वो क्या होता है, सोल्यूट। और जो ज़्यादा मात्रा में वो होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। ये चीज़ है, तो कोई सॉल्यूशन इसके अंदर मान लो मैंने इसमें डाल दिया और नीचे से इसको क्या करें, अपने हीट कर रहे हैं। तो ये मैंने हीटिंग लगा दी। अब इसके अंदर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होंगे सॉल्यूशन के, सोल्यूट के मॉलिक्यूल होंगे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होंगे। तो एक तो आपको सरफेस पे मॉलिक्यूल दिखेंगे। ठीक है, एक तो आपको क्या होंगे, यहाँ पे सरफेस पे मॉलिक्यूल आपको नजर आएंगे। तो ये तो हो गए कौन से, सरफेस मॉलिक्यूल्स। और एक अपने पास अंदर मॉलिक्यूल होंगे, वो अपने पास क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं बल्क मॉलिक्यूल्स। तो हीट करने पे कौन से मॉलिक्यूल पहले उड़ेंगे, जाहिर सी बात है सरफेस के मॉलिक्यूल पहले उड़ेंगे। ठीक है, यानी कि ये अपने पास जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं इनकी वेपर पहले बनेगी। समझ में आ गई बात ये। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सरफेस मॉलिक्यूल्स आर इवेपोरेट फर्स्ट। ठीक है, तो पहले कौन उड़ेंगे, सरफेस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे उड़ेंगे। अब बात आती है कारण। ठीक है, क्यों उड़ेंगे सरफेस के मॉलिक्यूल, तो इसके दो कारण मिलते हैं। सबसे पहला तो अपने पास क्या होता है, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, सरफेस मॉलिक्यूल पे कम होती है। कैसे, जैसे मान लो ये वाला बल्क वाला मॉलिक्यूल है, तो इसको क्या होगा, 10 दिशाओं से अपने पास, या फिर मान लो अगर 2D में मैं ले तो 4 मॉलिक्यूल मान लो इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और जो सरफेस पे होगा उसको कितने से करेंगे, बस 1 2 3। ऊपर से देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम नहीं है। ठीक है भाई, यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल इसको घेर रहे हैं। ठीक है, अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसको वैन डर वाल फोर्स बोलते हैं। और अगर मैं सरफेस की बात करूँ तो 3 मॉलिक्यूल इसको क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ऊपर से अपने पास क्या है, ऊपर से कोई मॉलिक्यूल नहीं है। मॉलिक्यूल नहीं है तो अपने पास क्या हो जाएगा, एक तरफ से तो अट्रैक्शन कम हुआ। ठीक है, तो अपने पास क्या हो गया, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सरफेस मॉलिक्यूल के पास। और दूसरा अपने पास क्या होता है, यहाँ पे हाई काइनेटिक एनर्जी होती है इनके पास। ठीक है, एक तो लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे कम होगी, सॉरी ज़्यादा होगी। कैसे, क्योंकि अपने पास बल्क में मान लो कोई मॉलिक्यूल था। ठीक है, और वही मॉलिक्यूल तो यहाँ पे मान लो अगर सरफेस पे आएगा, भाई बहुत सारे अगर मॉलिक्यूल आपने डाले हैं तो सरफेस पे मॉलिक्यूल कहीं ना कहीं वो था तो पहले नीचे ही। ठीक है, तो वो लड़ भिड़ के अपने पास क्या हुआ है, बाकी मॉलिक्यूल से लड़ भिड़ के टक्कर खाते हुए और क्या हुआ है, ऊपर की तरफ आया। इसका मतलब इसके पे पास एनर्जी ज़्यादा है। भाई लड़ भिड़ के आया तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो इसके पास होगी ना, तो ज़्यादा एनर्जी है इसके पास। तो मैंने कह दिया हाई काइनेटिक एनर्जी और लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये अपने पास क्या होते हैं, सरफेस मॉलिक्यूल पहले इवेपोरेट होते हैं। ठीक है, पर अपने पास क्या होगा, यहाँ से ये वेपर क्या हो जाएंगे, इस्केप हो जाएंगे, यानी वेपर बाहर निकल जाएंगे। तो वेपर बाहर निकल गए तो वेपर का अपने पास कोई प्रेशर भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो नो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कोई वेपर प्रेशर अपने पास यहाँ पे नहीं बनता अगर ओपन कंटेनर हो तो। अब आ जाओ केस नंबर 2 पे।
जो कि अपने पास क्या है, इवेपोरेशन इन क्लोज कंटेनर, इवेपोरेशन इन क्लोज कंटेनर, यानी क्लोज कंटेनर के अंदर अपन को क्या देखना है, अब इवेपोरेशन देखना है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक बक्सा लिया, यहाँ तक मैंने इसके अंदर सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है, और इस कंटेनर को मैंने ऊपर से बंद कर दिया। ठीक है, इस बार क्लोज कंटेनर ले रहे हैं, तो क्लोज कंटेनर है, वैसे ही अपने पास होगा सरफेस के मॉलिक्यूल अपने पास यहाँ पे उड़ेंगे। ठीक है, मान लो एकदम शुरुआती आपने इसको हीट किया तो धीरे धीरे सॉल्यूशन के क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे, और ये वेपर्स मान लो अपने पास क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन होगा, यानी भाप बनेगी इसकी। और थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि ये क्या होंगे, वेपर्स ठंडे होंगे, ठंडे होने के बाद वापस क्या हो जाएंगे, ये लिक्विड बन के और वापस नीचे गिरने लगेंगे, जिसको अपन बोल रहे हैं कंडेंसेशन। ठीक है, तो थोड़े समय के बाद यहाँ पे आप क्या देखोगे, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के बीच में इक्विलिब्रियम सेट हो गया। ठीक है, तो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के बीच में इक्विलिब्रियम हो जाएगा कि जितना इवेपोरेशन हो रहा है उतना ही क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। समझ में आ गई बात ये। तो यहाँ पे अब अपने पास क्या हो गई, वेपर्स है वो बनने शुरू हो गई, और अब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों क्या हो रहे हैं, एकदम साथ साथ चल रहे हैं, यानी कि जितना इवेपोरेशन होगा उतना ही कंडेंसेशन होगा, तो दोनों चीज़ें एकदम साथ साथ चल रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वेपर प्रेशर होता क्या है। ठीक है, वेपर प्रेशर क्या होता है, आपको पता होगा। इक्विलिब्रियम कहाँ पे दिखता है, क्लोज कंटेनर में दिखता है। ओपन कंटेनर में नहीं, ओपन अगर कंटेनर होगा ना तो वहाँ पे अपने पास कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं दिखेगा। इक्विलिब्रियम केवल क्या होते हैं, क्लोज कंटेनर में मिलते हैं। वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है अपने पास प्रेशर ऑफ वेपर्स, ठीक है, अबाव लिक्विड सरफेस, ये चीज़ है। यानी कि वेपर प्रेशर अपने पास क्या हो गया कि लिक्विड सरफेस के ऊपर वेपर का क्या प्रेशर गिर रहा है। जैसे अपने पास ये लिक्विड की सरफेस है, ठीक है, ये लिक्विड की अपने पास सरफेस है, और इस सरफेस के ऊपर अपने पास वेपर का कितना प्रेशर बनेगा वो अपने पास क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। समझ में आ गई बात ये। तो वेपर प्रेशर अबाव लिक्विड सरफेस, यानी लिक्विड सरफेस के ऊपर क्या वेपर का प्रेशर बन रहा है उसको वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा, वेपर प्रेशर बाकायदा बनेगा, जरूर बनेगा, ओपन कंटेनर में नहीं बनता। अब एक बात ध्यान रखना, ओपन कंटेनर में वेपर्स तो बनेगी पर वेपर प्रेशर नहीं बनता, जबकि यहाँ पे अपने पास क्लोज कंटेनर में क्या होता है, वेपर भी बनती है और वेपर प्रेशर भी बनता है। क्योंकि जब डिब्बा बंद होगा तो वेपर्स उठेगी, ठीक है, तो वेपर जब उठेगी तो अपने पास पास्कल का लॉ लगता है। ठीक है, आपने 11th के अंदर पढ़ा होगा। तो पास्कल का जो लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अपने पास सब जगह पे क्या होगा, वेपर्स का जो अपने पास प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि क्या होगी, वेपर गैस होगी भाई, वेपर गैसियस फॉर्म में होती है ना। और गैसियस क्या होती है, गैसियस है वो जब क्या होती है, अपने पास जो वॉल होती है, वॉल ऑफ कंटेनर पे जब हीट करती है तब प्रेशर बनता है। ठीक है, तो जब क्या हो गया, ये अपने पास इन वॉल पे जब क्या होगी, ऊपर और ये छत पे, ये वॉल्स पे जब क्या होगी, कोलाइड करेगी, तो उसके वजह से अपने पास प्रेशर क्रिएट होगा, और वो प्रेशर सब जगह पे एक जैसा रहेगा। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस लिक्विड जो सरफेस होगी, इस लिक्विड सरफेस के ऊपर अपने पास वेपर्स का कुछ प्रेशर रहेगा, उसको वेपर प्रेशर बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ वेपर बनती है पर वेपर प्रेशर नहीं बनता, यहाँ वेपर भी बनती है, वेपर प्रेशर भी बनता है। समझ में आ गई बात ये। तो ऐसे आपको यहाँ पे डील करना है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, तो कौन कौन से जो फैक्टर है अपने पास है वेपर प्रेशर को यहाँ पे मतलब ये है कि जिसको अफेक्ट करते हैं, तो वो फैक्टर सबसे पहला हो जाएगा अपने पास कि वेपर प्रेशर, साइज ऑफ कंटेनर, ठीक है, एंड शेप ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता है। समझ में आ गई बात ये। तो जो वेपर प्रेशर होता है ना, वो साइज ऑफ कंटेनर एंड शेप ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता है। आपको मतलब किससे होगा, जो अंदर आपने सॉल्यूशन लिया है उसकी नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, कंटेनर का क्या साइज था, क्या शेप था, इससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गई बात ये। तो ये चीज़ हो गई। दूसरा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, दूसरा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, वेपर प्रेशर अपने पास डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन की जो नेचर होगी उस पर डिपेंड करेगा वेपर प्रेशर। कैसे, जैसे मान लो मैंने एक ले लिया H2O, एक ले लिया मैंने CH3OH। ठीक है,
अब H2O होता है ना, वो एक जैसे एक H2O का मॉलिक्यूल होगा ना, वो अदर क्या करेगा, 4 H2O के मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। समझ में आ गई बात? ये कैसे? जैसे मान लो ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये अपने पास क्या होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ऐसे ऊपर बना लेते हैं अपने पास, ठीक है, ऐसे इधर की तरफ बना लो। तो क्या होगा अपने पास, एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक इसके साथ बनाएगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यानी एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। जबकि CH3OH में अगर आप देखोगे, ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखो तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, देखो एक हाइड्रोजन बॉन्ड तो इसके साथ बना लिया, और एक अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके साथ बनेगा, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। तो बॉन्डिंग अपने पास ज़्यादा कहाँ पे हो रही है, बॉन्डिंग यहाँ पे हो रही है। समझ में आ गई? अगर ज़्यादा बॉन्डिंग अपने पास होगी, मान लो एक वाटर के मॉलिक्यूल को 4 वाटर के मॉलिक्यूल पकड़ के रखें, ठीक है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, इसकी वेपर कम बनेगी अपने पास, क्योंकि 4 ने पकड़ रखा है ना, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया, जिससे वेपर प्रेशर अपने पास कम हो जाएगा। और इसमें अगर बात करें तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, अगर इसकी कंपेयर में बात करें तो क्या होगा, H2O के कंपेयर में CH3OH के वेपर ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, यानी H2O के अपने पास वेपर प्रेशर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इस वजह से वेपर प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। समझ में आ गई बात ये? और अब अगर मैं यहाँ पे लास्ट तीसरा पॉइंट बात करूँ तो हो जाएगा टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर बढ़ाने में वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ये तो बात पक्की है, ठीक है। पर अपने पास बढ़ेगा कैसे, इस टाइप से बढ़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे धीरे धीरे क्या होगा, वेपर प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। एकदम सडनली नहीं बढ़ता और एकदम स्ट्रेट लाइन से भी नहीं बढ़ता। तो ऐसा आपको दिखेगा। हाँ, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर है तो दोनों क्या अपने पास कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसा ही है, कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, जाहिर सी बात है ये तो ये चीज़ हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सबस्टेंस का क्लासिफिकेशन अगर करें तो 2 टाइप से आप यहाँ पे कर सकते हो। तो सबस्टेंस के 2 क्लासिफिकेशन होते हैं, कौन कौन से? एक तो अपने पास यहाँ पे नेचर के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, नेचर के अकॉर्डिंग सबस्टेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वोलाटाइल और एक होता है नॉन वोलाटाइल। अब वोलाटाइल क्या होते हैं, जिसकी अपने पास वेपर बनती है वो होते हैं वोलाटाइल, और जिनकी वेपर नहीं बनती वो होते हैं नॉन वोलाटाइल, ठीक है। अब जैसे कि आपके सिलेबस में दे रखे हैं H2O, CH3OH मिथाइल अल्कोहल, C2H5OH इथाइल अल्कोहल, बेंजीन, ठीक है, टोलिन, तो ये सारे आपके यहाँ पे क्या है, वोलाटाइल होते हैं। इनको हीट करते हो तो इनके वेपर बनते हैं। जबकि नॉन वोलाटाइल आपके पास क्या होते हैं, इनको हीट करोगे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, यानी इनके वेपर्स नहीं बनेंगे तो नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो नॉन वोलाटाइल अपने पास जैसे यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, तो ये सारे क्या होते हैं, नॉन वोलाटाइल होते हैं। इनको हीट करोगे तो इनकी वेपर नहीं बनती है। समझ में आ गई? अब अपन को क्या देखना है कि वेपर प्रेशर अपन देखेंगे यहाँ पे, वेपर प्रेशर अपन यहाँ पे देखेंगे कब, जब आप वोलाटाइल को वोलाटाइल में मिला देते हो तब अपने पास वेपर प्रेशर नेट क्या आएगा, टोटल वेपर प्रेशर कितना आएगा जब आप वोलाटाइल को वोलाटाइल में मिलाते हो, यानी जिसकी अपने पास क्या होती है, जैसे सोल्यूट सॉल्वेंट होगा। अब आपके यहाँ पे क्या होगा, सोल्यूट को भी अपन मानेंगे वोलाटाइल, सॉल्वेंट को भी वोलाटाइल, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या आएगा उसके बारे में बात करनी है। फिर अपन वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल को मिला देंगे, अपन वोलाटाइल लेंगे सॉल्वेंट और नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डालेंगे, तब देखेंगे कि नेट अपने पास वेपर प्रेशर कितना आएगा सॉल्यूशन का। और नॉन वोलाटाइल को नॉन वोलाटाइल में मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर 0 होगा, क्योंकि कोई नहीं उड़ता ना। अगर नॉन वोलाटाइल है तो सोल्यूट और सॉल्वेंट अपने पास दोनों ही नहीं उड़ेंगे, तो दोनों का वेपर प्रेशर यहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो अब अपन मिक्सिंग करेंगे वोलाटाइल की वोलाटाइल के साथ, वोलाटाइल को नॉन वोलाटाइल के साथ। समझ में आ गई? नॉन वोलाटाइल तो नहीं मिलाना, क्योंकि वेपर प्रेशर 0 आएगा। तो ये चीज़ हो गई अपने पास। तो पहले इसको नोट करो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो कर लीजिए इसको नोट। तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पे अपन पढ़ेंगे कि नेट सॉल्यूशन का यहाँ पे अपने पास वेपर प्रेशर कितना होगा जब अपन क्या कर देते हैं, एक वोलाटाइल सॉल्यूट ले लें और इसके अंदर अपन क्या मिला देते हैं, अपने पास एक वोलाटाइल सॉल्वेंट मिला दें, तब क्या होगा अपने पास, ठीक है। सो सॉल्यूशन का अपने पास नेट जो वेपर प्रेशर बनेगा वो कितना बनेगा। तो ये मान लो मेरे पास कोई एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर मान लो मैंने क्या किया, अब आप यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन देख लेना, सॉल्यूट को मैं बी से रिप्रेजेंट करूँगा और सॉल्वेंट को ए से, ठीक है, जैसा कि एनसीईआरटी में दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे सॉल्यूट, और सॉल्यूट कैसा होगा अपने पास यहाँ पे, वोलाटाइल होगा,
यानी इसको अगर गर्म करोगे तो अपने पास यहाँ पे वेपर्स बनेंगे। और ऐसे ही अपने पास मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, एक सॉल्वेंट ले लूँगा और वो भी कैसा होना चाहिए, वोलाटाइल होना चाहिए। और इसको भी अगर आप यहाँ पे हीट करोगे तो क्या होगा, अपने पास यहाँ पे इसके भी वेपर्स बनेंगे। अब यहाँ जो वेपर बनेंगे वो किसके होंगे, केवल और केवल बी के होंगे। तो प्योर बी के यहाँ पे वेपर प्रेशर होंगे, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं पी नोड बी से। और यहाँ पर प्योर अपने पास किसके बनेंगे, जो वेपर्स बनेंगे वो ए के बनेंगे, तो इसको लिखेंगे पी नोड बी। पी नोड ए और पी नोड बी का क्या मतलब है, पी नोड ए का मतलब है अपने पास वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, ठीक है। और पी नोड बी का मतलब अपने पास क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब इन दोनों को करो मिक्स, और मिक्स करने के बाद अपने पास क्या बनेगा, यहाँ पे सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई अपने पास। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन जब बनेगा तो ए के भी अपने पास मोलिक्यूल होंगे और बी के भी होंगे, ठीक है। तो ए भी होगा और बी भी होगा, समझ में आ गई बात ये। तो ये चीज़ है। अब अगर आप इसको हीट करोगे तो जाहिर सी बात है वेपर तो बनेंगे, वेपर तो बनेंगे। और अगर यहाँ पे वेपर बनेंगे तो किसके होंगे, पी नोड के मतलब ए के होंगे या बी के होंगे, जाहिर सी बात है दोनों के होंगे, क्योंकि दोनों ही अपने पास क्या है, अपने पास है वाष्पशील है, यानी कि दोनों के अपने पास यहाँ पे वेपर बनेंगे, ठीक है। दोनों ही वोलाटाइल है तो दोनों का ही अपने पास वेपर्स यहाँ पे बनने तय हैं। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये जो अपने पास होंगे ना, इसके अंदर अपन लिखेंगे पी ए और पी बी, यानी कि अपने पास पी ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, और यहाँ पे पी बी अपने पास क्या हो जाएगा, पी बी को अपन बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हो गया कि पी नोड ए पी नोड बी तो अपने पास प्योर के थे, पर दोनों अगर मिक्स हो जाएंगे तो ना तो ए के प्योर अपने पास वेपर प्रेशर होगा और ना ही बी का होगा। तो इसलिए अब मैंने लिख दिया कि पी ए और पी बी, पी ए का मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर है, ए का पार्शियलिटी हो गई यहाँ पे, ठीक है, कि ए का ज़्यादा बन गया या बी का कम बन गया, या बी का ज़्यादा या ए का कम, या फिर दोनों के बराबर, ऐसा कुछ हो गया। तो ये अपने पास हो गए पी ए और पी बी। बात आती है पी ए और पी बी अपने पास कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक अपने पास नियम आता है जिसको बोलते हैं राउल्ट्स लॉ, ठीक है। और राउल्ट्स लॉ ने अपने पास ये कैलकुलेशन दी थी कि पी ए और पी बी का कैसा रिलेशनशिप होगा। तो राउल्ट ने कहा कि भाई एक काम करूँगा मैं यहाँ पे, कि जो यहाँ पे वेपर प्रेशर, जो पार्शियल वेपर प्रेशर बनेगा ए और बी का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। यानी ए का अपने पास पार्शियल प्रेशर देख रहे हो तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन इसी के ही, यानी ए का। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा बी का। समझ में आ गई बात, ये ऐसे करना है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको आगे देखूँ तो पी ए अगर इक्वल लगाओगे तो यहाँ पे आपको कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है, कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो पी ए और जेटा ए हो गया अपने पास, ठीक है। ऐसे यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, पी बी बराबर के जेटा बी। राउल्ट्स लॉ समझ में आ गया ना। इन्होंने कहा है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, यानी उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, पार्शियल प्रेशर अपने पास है कंपोनेंट का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। अब यहाँ पे पी ए इक्वल टू के जेटा ए, पी बी अपने पास है के जेटा बी। बात आती है यहाँ पे के क्या होगा, ठीक है, इस के का वैल्यू क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे मानता कि इफ़ अपने पास मान लो, लेट इफ़ वी हैव प्योर ए, मान लो एक बार अपने लिए कि क्या है कि प्योर ए अपने पास अगर प्रेजेंट होता तो अपने पास यहाँ पे क्या इक्वेशन आती है, यहाँ पे अपने पास क्या इक्वेशन आती, यहाँ पे पी नोड ए, भाई अगर प्योर ए होता तो अपने पास इसका वेपर प्रेशर कैसे लिखते, पी नोड ए, क्योंकि प्योर हो जाएगा ये, बराबर क्या हो जाएगा अपने पास के इंटू जेटा ए कितना हो जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन अब किसके पास है, केवल ए का ही है, तो अपने पास मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी हो गई, पी नोड ए। तो यहाँ से मैं अगर लिखूँ तो पी ए बराबर अपने पास हो जाएगा पी नोड ए जेटा ए, और पी बी कितना हो जाएगा, पी बी हो जाएगा पी नोड बी जेटा बी। ये दो इक्वेशन आपको समझ में आनी चाहिए भाई। यहाँ तक तो आपके क्लियर हो गया होगा। के की वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालने के लिए एक बार मैंने मान लिया कि मान लो अपने पास क्या है, प्योर ए है, ठीक है, मान लो अपने पास क्या है, प्योर ए है। अगर प्योर ए होगा तो पी ए की जगह मैं लिखूंगा पी नोड ए, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए इक्वल टू के का के लिख दिया, और जेटा ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मोल फ्रैक्शन केवल ए का ही है, ठीक है। अगर अपने पास यहाँ पे क्या हो, केवल ए ही प्रेजेंट है तो ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 1 हो जाएगा भाई।
कोई दूसरा कंपोनेंट है ही नहीं, होता तो कुछ मोल फ्रैक्शन अपने पास बंट जाता, पर यहाँ तो कुछ नहीं है। तो ये चीज़ हो गई, तो ऐसे मैंने लिख दिया। सेम ऐसे क्या हो जाएगा, के इक्वल टू पी नोड ए और के इक्वल टू पी नोड बी, इनकी वैल्यू रख दो। तो पी ए इक्वल टू पी नोड ए जेटा ए, पी बी बराबर पी नोड बी जेटा बी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन के टोटल वेपर प्रेशर की अगर बात करूँ तो टोटल कितना हो जाएगा बताओ, टोटल हो जाएगा पी नोड ए जेटा ए प्लस पी नोड बी जेटा बी। ठीक है, आपको भी पता होगा इन दोनों को मिलाओगे तभी तो अपने पास सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से पी टोटल कितना हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी, पी ए की वैल्यू है पी नोड ए जेटा ए और पी नोड बी जेटा बी, ये अपने पास पी बी की वैल्यू हो गई। तो पी टोटल आएगा पी नोड ए जेटा ए प्लस पी नोड बी जेटा बी। ये चीज़ समझ में आ गई आपकी। तो ऐसा अपन को यहाँ पे करना है, और ये अपने पास निकल गया क्या, टोटल वेपर प्रेशर। जब अपन सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या लेते हैं यहाँ पे, दोनों ही अपने पास कैसे लोगे, वेपर ये हो जाएगा वोलाटाइल लोगे। ठीक है, यानी दोनों के अपने पास वेपर्स अगर बन रहे हैं, तो अगर दोनों वोलाटाइल है, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी, तब अपने पास टोटल जो वेपर प्रेशर होता है वो पी नोड ए जेटा ए प्लस पी नोड बी जेटा बी। पी नोड ए और पी नोड बी ये एक्सपेरिमेंटल आपके पास होती है क्वांटिटीज है, तो या तो आपके इसके लिए कोई निकालने का कोई तरीका या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दे देगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहले इसको नोट करो, उसके बाद अपन क्या करेंगे, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट लेंगे और वोलाटाइल सॉल्वेंट लेके देखेंगे कि अपने पास है टोटल वेपर प्रेशर कितना आएगा सॉल्यूशन का। तो पहले इसको नोट करो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पे पढ़ेंगे कि जब अपने पास क्या होता है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट और वोलाटाइल सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो कोई भी एक नॉन वोलाटाइल अपन क्या कर लेंगे, सॉल्यूट ले लेंगे और इसमें मिला देंगे क्या, वोलाटाइल सॉल्वेंट। तब अपने पास देखना है यहाँ पे सॉल्यूशन का टोटल अपने पास यहाँ पे वेपर प्रेशर कितना आएगा। ठीक है, तो ये मान लो मेरे पास एक कंटेनर है और इसके अंदर अभी बताया था सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्वेंट को ए से। मान लो इसके अंदर मैंने एकदम प्योर ए भर के रखा है इस कंटेनर के अंदर, और इसको अपन हीट करना शुरू कर दिए, तो यहाँ पे अपने पास क्या होंगे, वेपर्स बनेंगे। ठीक है, और ये वेपर्स एकदम प्योर होंगे किसके, ए के, तो इसको बोल दिया पी नोड ए। और अपने पास यहाँ पे क्या करना है, एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट उठाना है। तो मान लो मैंने नॉन वोलाटाइल यहाँ पे कोई एक सॉल्यूट उठा लिया, ठीक है, बी, तो क्या होगा अपने पास, इसके कोई वेपर बनेंगे क्या, नहीं बनेंगे। इसको हीट करते रहो क्योंकि इसकी नेचर ही ऐसी है कि ये उड़ना ही नहीं चाहता। ठीक है, इनके वेपर नहीं बनेंगे अपने पास। तो यहाँ पे क्या होगा अपने पास है, पी नोड बी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, कोई वेपर प्रेशर नहीं बना। अब दोनों को मिलाओ, तो मिलाओगे तो अपने पास सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या होंगे अपने पास, ए के भी मॉलिक्यूल होंगे और बी के भी होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ से आप क्या करोगे, वेपर्स बनाने शुरू करो इसके। भाई हीट करोगे तो वेपर्स बनेंगे। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे कि पी नोड ए, भाई बी उड़ नहीं रहा तो केवल प्योर ए के यहाँ पे क्या हो रहे हैं अपने पास है, ये बन रहे हैं वेपर प्रेशर। पर ऐसा गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं आप देखो तो कुछ जगह बी ने घेर ली है। जैसे कि मान लो इसके नीचे अगर ए होता तो ये क्या करेगा, बी है वो ए को उड़ने नहीं देगा, क्योंकि जब तक बी नहीं उड़ेगा तब तक ए भी क्या है कि ऊपर नहीं आ सकता। ठीक है, तो बी तो नहीं उड़ेगा और साथ में क्या होगा, ए को भी नहीं उड़ने देगा। तो कुछ वेपर प्रेशर अपने पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ गई ना। जैसे मान लो यहाँ पे पी नोड ए का मान मेरे पास 200 mmHg बना, ये प्रेशर बना, तो यहाँ पे 200 mmHg बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा। साफ सी बात है, क्योंकि कुछ क्या हो गया अपने पास ए की जगह बी ने घेर ली, जिससे वेपर प्रेशर कम ही आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि व्हेन एन नॉन वोलाटाइल solute is added to an volatile solvent, ठीक है, then vapor pressure of solvent, ठीक है, इज लोवर्ड। यानी अपने पास क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट का गिर जाएगा। समझ में आ गई बात ये। तो कभी भी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को अगर वोलाटाइल सॉल्वेंट में मिलाओगे तो वोलाटाइल सॉल्वेंट का अपने पास वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ गई बात ये चीज़ है। इसका मतलब प्योर ए का वेपर प्रेशर नहीं बनेगा, मैं लिखूंगा पार्शियल वेपर प्रेशर किसका, ए का। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिख दिया इसमें, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। भाई पार्शियलिटी हो गई ना अपने पास, क्योंकि ए को पूरे रूप से तो उड़ने नहीं दिया, तो पार्शियलिटी हो गई अपने पास। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि पी ए, ठीक है, राउल्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसी के ही
मोल फ्रैक्शन के, तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। तो यहाँ से पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास के जेटा ए, ठीक है। और यहाँ पे के की वैल्यू अपने को पता है कितनी आएगी, पी नोड ए आएगी, ठीक है, अपने अभी निकाली थी। तो यहाँ से पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नोड ए जेटा ए, ठीक है। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, पर आगे भी इसको प्रोसीड कराना पड़ेगा, एक कंसेप्ट आता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो अब यहाँ पे अपन को पता है कि जेटा ए और जेटा बी दोनों के मोल फ्रैक्शन को जोड़ोगे तो आंसर आएगा 1 आएगा। तो जेटा ए कितना हो जाएगा, जेटा ए हो जाएगा 1 माइनस जेटा बी। क्या ये सही है भाई, दो मोल फ्रैक्शन को जोड़ने पे 1 आता है। तो यहाँ से जेटा ए कितना हो जाएगा 1 माइनस जेटा बी, इसकी वैल्यू यहाँ रखो। तो क्या हो जाएगा पी ए इक्वल टू पी नोड ए, जेटा ए की जगह 1 माइनस क्या आ जाएगा, जेटा बी आ जाएगा। समझ में आ गई बात है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो पी ए इक्वल टू पी नोड ए माइनस का क्या हो जाएगा, पी नोड ए जेटा बी। अब इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ तो ये प्लस का हो जाएगा पी नोड ए जेटा बी, और उसको उधर लेके जाओ तो पी नोड ए ये हो जाएगा माइनस का पी ए, ठीक है। तो यहाँ से जेटा बी कितना आएगा अपने पास, जेटा बी आ जाएगा पी नोड ए माइनस पी ए अपॉन पी नोड ए, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब इसमें यहाँ पे पी नोड ए माइनस पी ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पी नोड ए तो अपने पास क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, यानी प्योर ए का वेपर प्रेशर है पी नोड ए, और उसमें से आपने यहाँ पे माइनस कर दिया यहाँ पे बनने वाला पार्शियल वेपर प्रेशर। तो क्या होगा आपके पास, ये जो भी वैल्यू आएगी वो आपको क्या देगी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्या देगी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर कितना कम हो गया यही तो देगा। भाई अगर मेरे पास 200 mmHg यहाँ पे है तो यहाँ कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर घट के ही आएगा। मान लो यहाँ पे हो गया 150 mmHg, तो अगर मैं पी नोड ए माइनस पी ए लिखता हूँ 200 माइनस 150 तो अपने पास 50 बचा। तो 50 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 50 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेपर प्रेशर कितना कम हो गया, कितना हो गया, 50 कम हो गया, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो पी नोड ए माइनस पी ए क्या होगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अपने पास बताएगा, जबकि पी नोड ए माइनस पी ए अपॉन पी नोड ए ये क्या बताएगा, ये अपने को बताएगा कि पी नोड ए प्योर वेपर प्रेशर के कंपेयर में अपने पास वेपर प्रेशर कितना कम हो गया। तो यहाँ पे रिलेट कर रहे हो किसी दूसरी चीज से, किससे, पी नोड ए से। तो इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। ये तो लोअरिंग बता देगा, जैसे अपने पास 200 माइनस 150 और अपॉन में मैं क्या करूँगा, अगर प्योर का लिखूँ 150 तो यहाँ पे हो जाएगा 50/200, ये इससे गया तो कितना बचा 1/4। तो 1/4 अपन को क्या रिप्रेजेंट करेगा कि प्योर ए के वेपर प्रेशर के कंपेयर में जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डाला गया तो वेपर प्रेशर 1/4 गुना कम हो गया, ठीक है। ये तो बताएगा कितना कम हुआ और वो बताएगा कितने गुना कम हुआ, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। समझ में आ गई बात ये, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब ये देखो किसके बराबर आ रहा है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जेटा बी के बराबर आ रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ जो कि है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। अब आप समझने के लिए तैयार हो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन ऐसे दी जाती है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन, जो कि किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, सोल्यूट पार्टिकल्स पे क्या करती है, डिपेंड करती है, ठीक है। सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि अपने पास कैसा हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स हो गए, नंबर ऑफ अपने पास मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आइंस, ठीक है, या फिर अपने पास है नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स भी क्या होते हैं अपने पास, पार्टिकल की ही संख्या बताते हैं। तो ऐसे आप यहाँ पे लिख सकते हो कि नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और नंबर ऑफ आइंस, नंबर ऑफ मोल्स, ये सारे क्या हो जाएंगे अपने पास है सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल को डिनोट करते हैं। एंड नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ये हो गई अपने पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, यानी कि सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो अपने पास क्या होती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, ना कि इस बात पे कि सॉल्यूट पार्टिकल्स की अपने पास कैसी नेचर है, उड़ना चाहता है कि नहीं चाहता है, वेपर प्रेशर बनेगा कि नहीं बनेगा, बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, कितना कम होगा, कितना ज़्यादा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, कोई मतलब नहीं है। वो तो प्रॉपर्टी वो अपने पास कैसी होगी, नेचर होगी।
ठीक है। तो वो अपने पास नेचर हो गई सॉल्यूट की, उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। अपन को किससे मतलब है कि वो प्रॉपर्टी जो किस पे अपने पास डिपेंड करती है, सॉल्यूशन की मतलब वो प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करती है अपने पास, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, कि सॉल्यूट पार्टिकल कितने हैं इस चीज़ पे डिपेंड करेगी। जैसा कि आप यहाँ पे देखो पी नोड ए माइनस पी ए अपॉन पी नोड ए, ये था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये क्या है अपने पास जेटा बी, और जेटा बी अपने पास क्या है, मोल फ्रैक्शन है किसका, मोल फ्रैक्शन है अपने पास किसका यहाँ पे, सॉल्यूट का। और मोल फ्रैक्शन है तो ये अपने पास कहीं ना कहीं क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। भाई अगर मोल फ्रैक्शन जेटा आप बी का लिखोगे तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स हो जाते हैं, तो यहाँ पे एन बी नहीं आता, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अपने पास नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर रही है, तो इसलिए अपने पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या बनती है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बनती है। तो अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके सिलेबस में है, तो एक तो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा आपके पास यहाँ पे है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा अपने पास है यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, चौथा आपके पास यहाँ पे है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके पास 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके सिलेबस में है। एक तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और एक है ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आ गई, तो ये 4 अपने पास यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई, जिसमें से रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मैंने बता दिया। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, तो पहले आप इसको नोट करो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, तो नोट कर लीजिए इसको। तो अब अपने यहाँ पे आगे चलेंगे और पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एक साथ पढ़ेंगे कंपेयर करके। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे पढ़ते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट अपने पास होता है कि वो टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है अपने पास और जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, वो जिस पॉइंट पे अपने पास क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, उसके करस्पॉन्डिंग जो अपने पास टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर को अपन क्या बोल देंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोल देंगे। यानी वो टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर हो जाता है किसके, 1 एटमॉस्फेयर के। ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो अपने पास क्या होता है, वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। एक बार तो जाहिर सी है यहाँ पे कि अगर आपने क्या किया, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिक्स कर दिया किसके साथ, वोलाटाइल सॉल्वेंट के साथ, तो क्या होगा, अपने पास सॉल्यूशन का जो भी अपने पास है बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, वो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि अपने पास मान लो ये है कि ये ए है, यानी सॉल्वेंट हो गया, ये सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्वेंट, ऐसे अगर अपने पास है, तो यहाँ पे ये बी उड़ेगा क्या, नहीं उड़ेगा। नहीं उड़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, अपने पास से बढ़ जाता है जब अपन क्या करते हैं, वोलाटाइल सॉल्वेंट के साथ नॉन वोलाटाइल अपने पास सॉल्यूट मिला देते हो तो। ठीक है, इसी को ही बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाऊँ आपके सामने, किसके बीच में, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ वेपर प्रेशर, ठीक है, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ टेम्परेचर। ठीक है, ये चीज़ है, देखो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ये मैं पहले ही बात कर चुका हूँ शुरुआत में। तो ये मान लो अपने पास क्या है कि कुछ वेपर प्रेशर मान लो ये आया, ये किसका है वेपर प्रेशर, मान लो ये है प्योर सॉल्वेंट का है। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का अपने पास यहाँ पे ये आया है, तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे देखो वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसके अंदर मैं अगर क्या डाल दूंगा, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिक्स कर दूंगा, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर कम होगा तो इसका कर्व कुछ ऐसा आएगा, इसके नीचे ही आएगा ना, जाहिर सी बात है। अभी मैंने बताया था कि जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को
वोलाटाइल सॉल्वेंट के साथ मिलाओगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे मैंने वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर दिया। अब इस जगह पे मान लो अपने पास एक एटीएम यहाँ पे, ठीक है, एक एटीएम यहाँ पे। अच्छा ये करो किसका है, ये सॉल्यूशन का है, ध्यान रखना ये सॉल्यूशन का है। जब आप क्या कर देते हो, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिक्स कर देते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो ये मान लो अपने पास एक एटीएम है, ठीक है। तो एक एटीएम अपने पास अगर आगे देखो तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है अपने पास है, इस पॉइंट पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग का जो भी टेम्परेचर होगा ये टेम्परेचर क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। ऐसे ही इसमें देख लो सॉल्यूशन का ये वेपर प्रेशर है अपने पास, ठीक है, वेपर प्रेशर का कर्व है टेम्परेचर बढ़ाने पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है अपने पास, इस पॉइंट पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो क्या हो रहा है अपने पास यहाँ पे इस जगह पे एक एटीएम पे बराबर हो रहा है। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर दोनों इस पॉइंट पे बराबर हो रहे हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग का अपने पास क्या हो जाएगा, ये वाला टेम्परेचर क्या कहलाएगा अपने पास बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। समझ में आ गई बात ये। तो ऐसा आपको यहाँ पे करना है। अब इसको देखो क्या बोलोगे, ये टेम्परेचर हो गया और ये भी तो टेम्परेचर है भाई, तो कितनी बढ़िया बात बताइए आपको। ये टेम्परेचर है, ये भी टेम्परेचर है यहाँ पे, क्योंकि टेम्परेचर ही लिया तो टेम्परेचर ही होगा ना, वॉल्यूम कहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टी नोड बी, ठीक है, यानी कि वेपर प्रेशर हो गया किसका अपने पास, यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, यानी ये चीज़ प्योर हो गई। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, टी बी, यानी ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये अपने पास क्या हो गया, प्योर नहीं है। समझ में आ गई ना। तो प्योर सॉल्वेंट का नहीं है और ये प्योर सॉल्वेंट का है, तो इसको लिखा मैंने क्या, टी नोड बी। ये हो गया टेम्परेचर अपने पास, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर टी बी, और ये भी बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर टी बी। अब अपने पास ये प्योर सॉल्वेंट का है तो ऊपर नोट लगा दिया, और यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या है, इस सॉल्वेंट के साथ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट भी मिला दिया, तो अपने पास क्या लिख दिया यहाँ पे, टीबी लिख दिया। अब इसमें जो आपके पास ये डिफरेंस आएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, डेल्टा टीबी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोल दोगे इसको, डेल्टा टीबी। और डेल्टा टीबी आपको क्या बताएगा, आपको बताएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में कितनी बढ़ोतरी होगी वो आपको कौन बता देगा, डेल्टा टीबी बता देगा। अच्छा डेल्टा टीबी का वैल्यू कितना होगा, डेल्टा टीबी का वैल्यू कितना होगा, टीबी माइनस टी नोट भी होगा, ठीक है भाई। हाई वैल्यू में से लोअर वैल्यू घटाओगे ना तो टीबी माइनस टी नोट भी, तो ये चीज़ आ गई। तो ये आपके पास यहाँ फॉर्मूला बैठ गया। अब अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो देखा जाता है कि ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलेलिटी के, किसके होता है, मोलेलिटी के। तो यहाँ पे अगर आप बात करो तो डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलेलिटी के। तो और डेल्टा टीबी ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये आपको रटनी पड़ेगी भाई, कि डेल्टा टीबी क्या होगा अपने पास, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोलेलिटी के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मोलेलिटी क्या होती है अपने पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में अपने पास क्या होता है यहाँ पे, अपॉन में अपने पास यहाँ पे क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे देखो डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो डेल्टा टीबी अपने पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के। तो इस वजह से यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अपने पास एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। तो इस वजह से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अपने पास क्या होता है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। अब अगर यहाँ पे आप देखो तो डेल्टा टीबी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ एक कांस्टेंट लगाओगे और वो कांस्टेंट मैंने दिखा दिया कि ये है के बी इंटू एम। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया। तो डेल्टा टीबी तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, और यहाँ पे के बी क्या है, के बी अपने पास होता है, यहाँ पे के बी को बोलते हैं, ये कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, या फिर इसको अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं, या फिर इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। और एम यहाँ पे जो स्मॉल एम है ये हो गई अपने पास है मोलिलिटी। समझ में आ गई बात। ये हर एक टर्म का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। डेल्टा टीबी का मतलब हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, टीबी का मतलब हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टी नोट बी का मतलब अपने पास क्या हो गया, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पे देखना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि केबी की अपने पास यूनिट क्या होगी, तो केबी अपने पास क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी
अपॉन मोलिलिटी हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात ये। तो यहाँ से डेल्टा टीबी टेम्परेचर है तो वो तो केल्विन में ही आएगा ना, तो ये चीज़ हो गई। और यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा, ऊपर है मोल्स और नीचे क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, केल्विन केजी पर मोल। ये इसकी क्या हो गई अपने पास है, केबी की यूनिट हो गई केल्विन केजी पर मोल। और केबी क्या होता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और अगर मैं आपको देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन केबी, केबी को डिफाइन करो, तो अपने पास क्या है यहाँ पे, अपने पास यहाँ पे देखो तो डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी इंटू एम। कोई भी सॉल्यूशन लो, कोई भी सॉल्यूशन लो और उस सॉल्यूशन की क्या करो, जानबूझ के मोलिलिटी कितनी कर दो, 1 कर दो, ठीक है। मोलिलिटी कितनी करनी है, 1 करनी है। इसका मतलब क्या होगा, 1 kg सॉल्वेंट के अंदर, 1 kg सॉल्वेंट के अंदर, 1 kg सॉल्वेंट के अंदर अपने पास कितना सॉल्यूट होना चाहिए, 1 मोल। समझ में आ गई बात ये। तो ऐसे आपको करना है कि 1 kg सॉल्वेंट के अंदर 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट होना चाहिए, तो मोलिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जैसे ही मोलिलिटी 1 होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी, यानी कि उस समय पे जो भी अपने पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आएगा वही अपने पास क्या होगा, के बी का वैल्यू होगा। ऐसे डिफाइन करते हैं के बी को, ठीक है। अगर मोलिलिटी 1 हुई तो उस समय पे अपने पास जो भी अपने पास डेल्टा टी बी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू आएगा वही क्या बन जाएगा अपने पास यहाँ पे के बी का वैल्यू बन जाएगा। ये हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और अब अपन तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो कि अपने पास क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये अपन को यहाँ पे पढ़ना है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्या मतलब है, फ्रीजिंग पॉइंट में घटाव आना, ठीक है। क्या हो जाएगा अपने पास, फ्रीजिंग पॉइंट में घटाव आना। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, या एक बार छोड़ो सॉल्यूट को मतलब करो यहाँ पे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट। इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट हो गया कि वो टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर अपने पास क्या होता है यहाँ पे लिक्विड स्टेट का बराबर हो जाता है किसके, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट के। तो सॉलिड स्टेट का और लिक्विड स्टेट का जब वेपर प्रेशर दोनों बराबर हो जाएंगे तब अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा वो टेम्परेचर, ठीक है। अगर आप क्या करते हो, कोई भी एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट उठाओ, ठीक है, नॉन वोलाटाइल यहाँ पे सॉल्यूट उठाओ और इसको आप किसके अंदर घेर दो, वोलाटाइल सॉल्वेंट के अंदर, तो आपके पास यहाँ क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। और सॉल्यूशन का यहाँ पे क्या होगा अपने पास, वेपर जो प्रेशर होगा, ठीक है, वेपर प्रेशर होगा वो अपन को पता है यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज करेगा। बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और फ्रीजिंग पॉइंट अपने पास क्या होता है, यहाँ पे घट जाता है, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कारण भी बताएंगे कैसे। अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाऊँ किसके बीच में, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, ठीक है। तो अपन को पता है कि जैसे आप यहाँ पे ये कर रहे थे ऐसे यहाँ पे कर दो, ठीक है। ये अपने पास क्या हो जाएगा, प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ हो जाएगा वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। और ये अपने पास क्या हो जाएगा, नॉन वोलाटाइल कंटेनिंग, ठीक है, सॉल्यूशन। सॉरी उल्टा लिख दिया क्या, चलो कैसे भी कर लेना, सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो ये चीज़ हो गई अपने पास। तो ये जो ग्राफ है वो अपने पास कब आया, जब अपने पास क्या हुआ है, किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दिया और ऊपर वाला प्योर सॉल्वेंट का है। और यहाँ पर मान लो, यहाँ पर इस जगह पे मान लो क्या हो रहा है अपने पास, ये आ रहा है प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ आ रहा है। समझ में आ गई। तो ये किसका है अपने पास, प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ आ रहा है और ये टेम्परेचर का ये अपने पास, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर यहाँ पे इसको आगे की तरफ प्रोड्यूस करो ऐसे, कैसे, ऐसे, तो ये चीज़ होगी अपने पास है। तो ये देखो इस पॉइंट पे अपने पास क्या हो रहा है, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट का यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है वो बराबर हो रहा है, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर होगा वो अपने पास क्या कहलाएगा, यहाँ पे टी नोड एफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा यहाँ पे, ये टी नोड एफ। और ये जो टेम्परेचर अपने पास होगा ये वाला, जिस पे क्या हो रहा है,
प्योर सॉल्वेंट का जो अपने पास सॉलिड स्टेट का जो ग्राफ होगा वो किसके यहाँ पे बराबर आ रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के। तो यहाँ पे ये जो होगा वो अपने पास क्या कहलाएगा, TF कहलाएगा, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, ये किसका हो जाएगा, ये फ्रीजिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का। और T0F ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, अपने पास प्योर सॉल्वेंट का है। कैसे है, क्योंकि इस टेम्परेचर पे आप अगर देखो, ये पे इस टेम्परेचर पे जिसको मैंने T0F लिखा है, तो इस पॉइंट पे इस टेम्परेचर पे अपने पास क्या हो रहा है, प्योर सॉल्वेंट जो कि लिक्विड स्टेट के अंदर है और प्योर सॉल्वेंट जो अपने पास सॉलिड स्टेट के अंदर है, उन दोनों का वेपर प्रेशर इस पॉइंट पे बराबर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखो तो इस जगह पे अपने पास क्या है, ये लिक्विड स्टेट के अंदर है सॉल्यूशन का, और ये अपने पास प्योर सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट के अंदर है। तो इन दोनों का अपने पास यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे दोनों का वेपर प्रेशर बराबर हो रहा है, लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट का। तो ये वाला अपने पास करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, TF हो जाएगा, और ये T0F हो गया। समझ में आ गई। T0F अपने पास है फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये TF क्या है अपने पास है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात ये। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब ये गैप बताओ क्या कहलाएगा, ये गैप को अपन बोल देंगे डेल्टा TF, ठीक है। डेल्टा TF क्या होता है अपने पास है, डेल्टा TF अपने पास यहाँ पे कहलाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया अपने पास। और यहाँ पे अगर आप देखो तो डेल्टा TF का मान कैसे होगा बताओ, डेल्टा TF की वैल्यू कैसे लिखोगे, इन दोनों में से वैल्यू किसकी जाता है, T0F की है, तो ये हो गया T0F माइनस क्या हो जाएगा, TF हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, पहले जो प्योर का था अपने पास वो ये फ्रीजिंग पॉइंट था, और सॉल्यूशन का अपने पास फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ आया है। तो फ्रीजिंग पॉइंट देखो गिर नहीं गया, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट में वोलाटाइल सॉल्वेंट डालने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे ये बॉइलिंग पॉइंट घट गया। और ये भी देखा गया है कि डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलिलिटी के। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा डेल्टा TF। तो इस वजह से अपने पास क्या हो जाएगा, ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो यहाँ से डेल्टा TF की वैल्यू क्या होगी, ये लिख दिया KF इंटू अपने पास है M। इसको अपने पास क्या बोलोगे, इसको अपने यहाँ पे क्या बोल देंगे, मोलल डिप्रेशन, ठीक है, कांस्टेंट, या फिर इसको अपन बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। तो ये चीज़ अपने पास यहाँ पे ध्यान में रखनी है। और वही हो जाएगा KF का अपने पास यूनिट सेम ही होगा जो अपन ने यहाँ पे लिखा था, केल्विन kg पर मोल। तो केल्विन kg पर मोल इसका क्या हो जाएगा अपने पास यूनिट हो जाएगा। डिफाइन करने को बोले तो वैसे ही कर देना आप, कैसे, डेल्टा TF इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, KF इंटू M। अगर मोलिलिटी 1 हुई, ठीक है, तो उस समय पे जो भी अपने पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वही क्या कहलाएगा अपने पास यहाँ पे KF कहलाएगा, यानी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहलाएगा। समझ में आ गई बात ये। तो ऐसे अपन को यहाँ पे ध्यान में रखना है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन ध्यान में रखना, लिक्विड स्टेट की जो वेपर प्रेशर होगी वो सॉलिड स्टेट की वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगी। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट और वोलाटाइल सॉल्वेंट मिलाने पे वेपर प्रेशर कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। अगर ये आपने ग्राफ बनाया तो इस ग्राफ से आपको जाहिर सा पता लग रहा होगा कि प्योर का ये था अपने पास फ्रीजिंग पॉइंट है, और यहाँ पे अपने पास सॉल्यूशन का यहाँ आया, तो क्या हो गया अपने पास फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का देखो यहाँ इसके नीचे आ रहा है, ठीक है, यानी क्या हो गया, कम हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। ये मैंने फॉर्मूले वगैरह सारे आपको बता दिए, और इसके अंदर लगभग आपको समानता ही दिख रही है, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फॉर्मूले ध्यान में रखो। डेल्टा TB बराबर होता है TB माइनस T0B, और यहाँ पे क्या होता है अपने पास T0F माइनस TF होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M होता है, यहाँ डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M होता है, ठीक है। बाकी इसके अंदर लगभग आपको समानता दिखेगी। तो अपन अब आगे चलते हैं और पढ़ेंगे ओस्मोटिक प्रेशर के बारे में। तो पहले ये नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, कर लीजिए। तो अपने आगे चलते हैं और यहाँ पे पढ़ेंगे ओस्मोटिक प्रेशर के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट अपनी हेडिंग रहेगी यहाँ पे क्या, ओस्मोटिक प्रेशर। तो देखो ओस्मोटिक प्रेशर अपने पास क्या होता है यहाँ पे, उससे पहले अपन को पढ़ना पड़ेगा डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्या, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है, देखो डिफ्यूजन अपने पास होता है कि द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ their
हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। यानी कि पार्टिकल्स का नेट मूवमेंट कहाँ से कहाँ, अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। जैसे कि मान लो कभी अपने पास गैस का सिलेंडर अगर कहीं पे मान लो लीक हो रही है गैस, तो वहाँ पे क्या होता है अपने पास कि जैसे मतलब गैस लीक होती है, ठीक है, तो गैस सिलेंडर के चारों तरफ क्या होती है, एलपीजी की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, मात्रा ज़्यादा हो गई, ठीक है, और अब वो क्या होती है, उस तरफ जाती है जहाँ पे उसकी मात्रा नहीं होती है, ठीक है। यानी कि एलपीजी अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। समझ में आ गई बात ये। जैसे कि मान लो मेरे पास यहाँ पे एक कंटेनर ले लिया मैंने, और इसमें मान लो मैंने एक मेम्ब्रेन लगा दी, ठीक है, एक सिंपल सी मेम्ब्रेन लगा दी, मान लो यहाँ पे ये एक मेम्ब्रेन लगा दी मैंने, यहाँ पे एक सस्ती सी मेम्ब्रेन है ये, ठीक है, ये चीज़ है। और इसमें मान लो अपने पास यहाँ पे क्या है, इस जगह पे आप मान लो कि सोल्यूट अपने पास कम है और सोलवेंट ज़्यादा है, और इस साइड अपने पास मान लो कि सोलवेंट अपने पास क्या है, ज़्यादा है, और सोल्यूट अपने पास यहाँ पे, अच्छा दोनों केस एक जैसे कर दिए क्या, ये कर लो, सोलवेंट इस साइड क्या है, कम है, सोल्यूट यहाँ ज़्यादा है, यहाँ सोल्यूट कम है और सोलवेंट ज़्यादा है, तो क्या होगा बताओ। इस कंसन यहाँ पे क्या होगी, सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, वहाँ सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो सोल्यूट यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा, ठीक है, यानी डिफ्यूजन हो जाएगा, ये कहलाता है डिफ्यूजन, नेट मूवमेंट होती है ये, ठीक है। और यहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा है और यहाँ पे सॉल्वेंट कब है, तो सॉल्वेंट इधर आ जाएगा, बस ये क्या होता है अपने पास है, सिंपली डिफ्यूजन होता है। और अगर अब मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी, ओस्मोसिस की, तो ओस्मोसिस क्या होता है, अगर मैंने ये सेम कंटेनर मैंने उठा लिया, ठीक है, और इसमें इस बार मैंने एक क्या है कि थोड़ी महंगी वाली जो यहाँ पे मेम्ब्रेन होती है वो लगा दी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन अपने पास क्या होती है, सेलोफिन वगैरह की या एनिमल मेम्ब्रेन से बनाई जाती है। अब यहाँ पे देखो सेम ही मैं केस ले रहा हूँ कि इस साइड में मेरे पास क्या सोल्यूट कम है और सोलवेंट ज़्यादा है, और इस तरफ मैं मान लेता हूँ मेरे पास सोल्यूट ज़्यादा है और सोलवेंट कम है, ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब सोल्यूट यहाँ ज़्यादा, यहाँ सोल्यूट कम, तो क्या होगा, सोल्यूट इधर से इधर आना चाहेगा पर नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के छेद क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं कि उसमें से सोल्यूट पास नहीं कर सकता। देखो जनरली क्या होता है अपने पास, जो साइज ऑफ सोल्यूट होता है, ठीक है, वो ज़्यादा होता है, और साइज ऑफ सोलवेंट क्या होता है अपने पास, कम होता है। समझ में आ गई बात ये। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। जैसे आप देखते ही हो कि H2O के अंदर मान लो मैंने ग्लूकोज मिला दिया C6H12O6, तो साइज किसका ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है इसका होगा भाई, इसका तो 18 ग्राम अपने पास होता है और इसका 180 ग्राम अपने पास बाहर होता है। तो आप देख सकते हो ये थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल हो गया और ये छोटा मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। तो पानी के अंदर शुगर मिलाते हो तो सोल्यूट मिलाया आपने, तो सोल्यूट का साइज जनरली क्या होता है अपने पास, बड़ा होता है और साइज ऑफ सोलवेंट कम होता है, ठीक है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करती है, ये केवल आपको सोल्यूट को तो जाने देगी, ठीक है, पर सोलवेंट को नहीं जाने देती, सोलवेंट पास नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात ये। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो इस वजह से क्या होगा, सोल्यूट यहाँ से यहाँ नहीं आ सकता, पर अपने पास यहाँ पे क्या होगा, सोलवेंट होगा ना वो इधर से इधर आ सकता है, ठीक है, सोलवेंट होगा ना वो यहाँ से आ सकता है इस तरफ। समझ में आ गई बात ये। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये कहलाता है ओस्मोसिस, ठीक है, ये कहलाता है ओस्मोसिस, द नेट मूवमेंट ऑफ ए सोलवेंट पार्टिकल फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको अपन क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब अपन बात कर सकते हैं किसकी, ओस्मोटिक प्रेशर की, ठीक है। अब अपन ओस्मोटिक प्रेशर को यहाँ पे समझ सकते हैं क्या होता है। देखो अगर मैंने यहाँ पे कोई एक ऐसा कंटेनर ले लिया कुछ इस टाइप का, ठीक है, ऐसा कुछ कंटेनर ले लिया और यहाँ बीच में मैंने क्या लगा दी, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी SPM, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास क्या है, सोलवेंट की मात्रा इस जगह पे मान लो ज़्यादा है, ठीक है, केवल सोलवेंट भरा हुआ है ऐसे मान लो, सोलवेंट यहाँ पे ज़्यादा है, और ये मान लो मेरे पास क्या है, सॉल्यूशन है, ये क्या है अपने पास सॉल्यूशन है, और यहाँ प्योर सॉल्वेंट है। तो जाहिर सी बात है इन दोनों के अगर कंपेयर में देखो तो यहाँ क्या है अपने पास, सॉल्वेंट है वो कम है और यहाँ सॉल्वेंट क्या है ज़्यादा। समझ में आ गई ना बात। यहाँ भाई यहाँ पे मैंने प्योर सॉल्वेंट रख दिया, यहाँ मैंने प्योर सॉल्वेंट रख दिया, और यहाँ पे मेरे पास सॉल्यूशन ले लिया,
तो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट की अगर कंपेयर में देखो तो ये भाई यहाँ तो प्योर सॉल्वेंट है और इसके अंदर सॉल्यूट भी मिला हुआ होगा, तो जाहिर सी बात है इन दोनों का अगर कंपैरिजन करो तो सॉल्वेंट यहाँ ज़्यादा है, यहाँ सॉल्वेंट कम है। तो सॉल्वेंट क्या करेगा, इधर से इधर आएगा, ठीक है, ऑस्मोसिस होगी, ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक पिस्टन लगा दूँ, ठीक है, इस जगह पे एक पिस्टन लगा दूँ, तो इस पिस्टन पे क्या होगा, एक एटीएम का दाब तो पड़ेगा क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो तो सब जगह पे लगेगा। और अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया, ठीक है, कुछ मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं पाई से, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया। ये इतना एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया कि यहाँ से अपने पास सॉल्वेंट की जो मूवमेंट होगी, जो नेट मूवमेंट होगी सॉल्वेंट की, वो रुक जाएगी, ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है ना, ये कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, सॉल्यूशन साइड पे लगने वाला वो प्रेशर जिस पे सॉल्वेंट का नेट मूवमेंट रुक जाए, उसको अपन बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। जनरली एक्सपेरिमेंट से देखा गया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन के, और ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के। समझ में आ गई ना बात ये, तो ऐसे अपन को ध्यान में यहाँ पे रखना है। तो मोलरिटी अगर ज़्यादा होगी तो यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा, यानी कि अगर मोलरिटी आपके सॉल्यूशन की ज़्यादा हुई यहाँ पे, ठीक है, यानी सॉल्यूट ज़्यादा हुआ और सॉल्वेंट अगर कम हुआ तो अपने पास क्या होगा, सॉल्वेंट कम होगा तो ज़्यादा सॉल्वेंट इधर की तरफ आएगा, भाई स्पीड भी तो होगी ना, उसी हिसाब से आएगा भाई, दोनों तरफ जब बराबर हो जाएगा सॉल्वेंट इधर और इधर, तब क्या होगी, नेट मूवमेंट रुक जाती है। अगर यहाँ पे मोलरिटी ज़्यादा रखो, यानी कि यहाँ पे मोलरिटी का क्या मतलब हो गया कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की मात्रा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अगर मोलरिटी ज़्यादा कर दी आपने तो सॉल्यूट ज़्यादा हो गया और सॉल्वेंट बहुत कम हो गया, तो सॉल्वेंट क्या होगा, उतनी तेज़ी से इधर की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। तो आपको प्रेशर क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा लगाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। और टेम्परेचर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मान लो टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने सॉल्वेंट के साइड, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहाँ से क्या होगा, अपने पास जल्दी जल्दी क्या होंगे, यहाँ पे सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर आएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे फिर क्या होगा, अपन को और ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ जाएगा उनको रोकने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और दोनों को अगर साथ में मिला दो तो क्या हो जाएगा, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एम और टी के, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास पाई इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास एम, और यहाँ पे कांस्टेंट लगा दिया आर और टी, समझ में आ गई। तो पाई इक्वल टू क्या हो गया अपने पास एम आर टी हो गया। अब ये पाई जो अपने पास है, यानी कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलरिटी के। मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी सोल्यूट के पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है, तो इस वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर अपने पास क्या हो जाएगी, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो पाई की वैल्यू आ गई अपने पास है यहाँ पे एम आर टी, पाई अपने पास क्या है यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर है, एम अपने पास क्या है मोलरिटी, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। आर अपने पास क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो जाएगा, और यहाँ पे आर की वैल्यू आप कौन सी यूज में लोगे, 0.0821, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास कौन सी यूनिट हो जाएगी बताओ, ये तो आपने पढ़ाई होगा ना, पी वी इक्वल टू एन आर टी, यहाँ पे मोल्स वगैरह की बात हो रही है, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से पी वी अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे एन और टी, यानी अपने पास क्या हो जाएगा एटीएम लीटर पर मोल केल्विन, ये इसकी क्या हो जाएगी यहाँ पे यूनिट हो जाएगी, क्योंकि मोल्स वगैरह की वो बात कर रहे हैं ना, तो अपने पास कौन सी वैल्यू होगी 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन, इसकी क्या हो जाएगी यूनिट हो जाएगी। तो ये आर हो गया। टी हो जाएगा अपने पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर किस में लिया जाता है, केल्विन में। पाई की सेम यूनिट होगी जो आपके पास क्या होती है, प्रेशर की होती है, यानी एटीएम एमएमएचजी, ठीक है, और अपने पास बार टोर, ये सारी इसकी यूनिट हो जाएगी। ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो, अगर आपके पास 2 सॉल्यूशन में ले लूँ, ठीक है, 2 सॉल्यूशन ले लूँ जिनके अपने पास क्या हो यहाँ पे इनके ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो, यानी पाई 1 इक्वल टू पाई 2, तो उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं एक दूसरे के, क्या बोलोगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। समझ में आ गई। तो ये चीज़ हो गई। और अगर अपने पास क्या होता है कि पाई 1 की वैल्यू अगर कम हो और पाई 2 की वैल्यू ज़्यादा हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो अपने पास सॉल्यूशन होगा, सेकंड वाला जो सॉल्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है तो वो कहलाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और इसमें क्या है, पाई 1 की वैल्यू क्या है अपने पास कम है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक हो जाएगा। ये आप बात ध्यान में रखना, अगर पाई 1 पाई 2 2 सॉल्यूशन के बराबर है
तो वो कहलाते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होंगे एक दूसरे के, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और पाई 1 मान लो पाई 2 से बड़ा है, तो पाई 2 यानी सेकेंड सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, सेकेंड सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर पहले से ज़्यादा है तो क्या होगा, हाइपरटोनिक। और पाई 1 की वैल्यू कम है, इसका मतलब पहले की सॉल्यूशन की ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो वो हो जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात ये आपको, ये चीज़ हो गई। अब एक आता है रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर में आपने क्या कर दिया था, यहाँ पे सॉल्वेंट की नेट मूवमेंट को रोक दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या कर दो, और ज़्यादा प्रेशर लगा दो, पाई से भी ज़्यादा। ठीक है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा जब प्रेशर लगा दोगे तो उल्टा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का सॉल्वेंट है वो उधर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। इसको रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, जनरली ये क्या होता है, जो सी वाटर होता है ना, उसकी शुद्धिकरण में अपने इसको यूज़ में लेते हैं। समझ में आ गई ये बात है, तो पहले आप इसको नोट करो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो ये हो गई अपने पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चारों, नोट कर लीजिए इसको। तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पे पढ़ेंगे वन हॉफ फैक्टर के बारे में। ठीक है, देखो ये क्या कंसेप्ट है, वन हॉफ फैक्टर। देखो वन हॉफ फैक्टर्स समझने के लिए पहले आप क्या करो, यहाँ पे सारे फॉर्मूले लिखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अपने पास 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जिसमें अपने पास किसके बारे में बात होती है, सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसका फॉर्मूला अपन ने क्या लिखा था, जेटा बी इक्वल टू पी नोड ए माइनस पी ए अपॉन पी नोड ए। दूसरा अपन ने यहाँ पे पढ़ा था किसके बारे में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसका फॉर्मूला अपने पास क्या था, डेल्टा टी बी इक्वल टू टी बी माइनस टी नोट बी। और एक अपने पास क्या था, डेल्टा टी बी इक्वल टू अपने पास के बी इंटू स्मॉल एम यानी मोलिलिटी। और तीसरा अपन ने यहाँ पे कौन सा पढ़ा था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपने पास हो गई डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी नोड एफ माइनस टी एफ। और एक अपने पास था डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल एम यानी मोलिलिटी। और चौथा अपन ने अभी पढ़ा कौन सा, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर के अपने पास यहाँ पे क्या फॉर्मूला था, पाई इक्वल टू एम आर टी। ठीक है, तो ये अपन ने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, पर ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तभी आप यूज़ में लेना जब आपके पास सोल्यूट कैसा हो, सोल्यूट आपके पास कैसा होगा। एक तो देखो आपको पता है कि इन चारों में नॉन वोलाटाइल सोल्यूट लिया था, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट लिया था चारों ही फॉर्मूलों में, चाहे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो, चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, चाहे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चाहे ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पे सोल्यूट कैसा होगा, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट होगा, यानी जिसकी वेपर प्रेशर नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो वो जो सोल्यूट होगा ना, वो अपने पास जब क्या हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, तब आप यूज़ में ले सकते हो। क्या हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि यूरिया, ग्लूकोज, ठीक है, और सुक्रोज। ये जो अपने पास है ना, ये क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब इसको पानी में डालने पे, सॉल्यूशन में डालने पे ये टूटेंगे नहीं, ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तब आप ये चारों फॉर्मूले लगा सकते हो। अगर अपने पास यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइट आ गया, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आ गया, जैसे कि मान लो NaCl हो गया या MgCl2 आ गया, तो ये क्या होंगे, सॉल्यूशन में डालते ही, पानी में डालते ही ये क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे अपने आयनों के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास एक है, यहाँ पर भी एक अपने पास मॉलिक्यूल दिख रहा है सोल्यूट का, जबकि यहाँ पे क्या हो गए, दो हो गए, ये 2 हो गए और ये कितने हो गए, 3 हो गए। तो यहाँ पे आपके पास 2 और यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल की संख्या यानी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल देखो यहाँ पे बढ़ गए। आप तो निकालोगे इसको देख के कि NaCl MgCl2, अच्छा ठीक है, अपन यहाँ पे ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप निकालोगे इसके अनुसार, पर ऐसा नहीं होगा। सॉल्यूशन के अंदर जाते ही ये टूट जाएगा, 2 और 3 में हो जाएगा। समझ में आ गई। टूटना भी हो सकता है, जुड़ना भी हो सकता है। टूटने को बोलते हैं डिसोसिएशन, जुड़ने को बोलते हैं एसोसिएशन। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो अपने पास यहाँ पे क्या जाएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान होगा ना, वो अलग आएगा आपके पास फिर। ठीक है, इसका मतलब जो कैलकुलेटेड जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो बराबर नहीं आएगी किसकी, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट अगर अपने पास होंगे तो उस केस में जो अपने पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड होगी, जो आप फॉर्मूला से कैलकुलेट करोगे, और जो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी यानी कि जो मशीन से, ठीक है, या फिर किसी डिवाइस से अगर आप निकालोगे, तो ये दोनों का मान बराबर नहीं आएगा। मान बराबर नहीं आएगा, इसका मतलब ये चारों फेल हो गए।
ठीक है, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फेल हो गई। अब अलग कंसेप्ट थोड़ी बना सकते हैं, अब इसी में कुछ अपन को मॉडिफिकेशन करना होगा और आंसर सही लाना होगा अगर इलेक्ट्रोलाइट हो तो। ठीक है, तो इसके लिए फिर अपने पास क्या आए, वान 't होफ आए। ठीक है, इसके बाद अपने पास कौन आए, वान 't होफ आए। और वान 't होफ ने यहाँ पे अपने पास क्या बताया, वान 't होफ ने ये बताया कि भाई मैं यहाँ पे एक फैक्टर दूंगा जिसको बोल रहे हैं आई फैक्टर। ठीक है, यानी वान 't होफ्स फैक्टर। ठीक है, वान 't होफ्स फैक्टर। तो वान 't होफ फैक्टर को स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ में आ गई, स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता क्या है, आई का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास, अपॉन में हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इन्होंने आई का फॉर्मूला दे दिया ये कि आई इक्वल टू क्या करना है आपको, पहले आई निकाल लो। अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तब तो ये फॉर्मूला लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेझिझक लगाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर इलेक्ट्रोलाइट आ गया तब आप पहले क्या निकाल लो, आई की वैल्यू निकाल लो। क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, यानी जुड़ने से पहले, सॉरी आपके पास जुड़ने के बाद और टूटने के बाद कितने मोल्स हैं सोल्यूट के, और अपॉन में क्या हो जाएगा कि टूटने से पहले या जुड़ने से पहले सोल्यूट के कितने मोल्स होंगे, वो आपको यहाँ पे नीचे रखने। तो ऊपर होगा आफ्टर, नीचे होगा बिफोर डिसोसिएशन। तो ये आई की वैल्यू आ गई। जैसे ही आई की वैल्यू आपके पास आती है, ठीक है, जैसे ही आपके पास आई की वैल्यू आएगी तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब फॉर्मूले सारे आप चेंज कर सकते हो। सबसे पहला जेटा बी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, आई इंटू पी नोड ए माइनस पी ए अपॉन पी नोड ए। दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। तीसरा डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू अपने पास क्या हो जाएगा एम। चौथा फॉर्मूला पाई बराबर क्या हो जाएगा आई इंटू एम आर टी। यानी कि जो आपके यहाँ पे फॉर्मूले थे, फॉर्मूले बस वही रखने हैं। अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो पहले आप यहाँ पे क्या कर दो, आई से मल्टीप्लाई करा दो। समझ में आ गई, आई से मल्टीप्लाई करा दो। आई अपने पास यहाँ पे क्या हो गया, वान 't होफ फैक्टर हो गया। बस इतना ही काम करना है, बाकी वो फॉर्मूले मॉडिफाई हो गए। ठीक है, और मॉडिफाई किसने किए, वान 't होफ ने। आई कैसे निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, टूटने के बाद या जुड़ने के बाद अपने पास है सोल्यूट के कितने मोल है, अपॉन में क्या हो जाएंगे, टूटने से पहले या जुड़ने से पहले सोल्यूट के कितने मोल्स थे वो अपॉन में रखनी है। तो आई की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर इलेक्ट्रोलाइट आपके पास हो, जैसे NaCl MgCl2 ये टूट जाते हैं, जितने भी आयनिक कंपाउंड हो गए वो हो गए, और कहीं पर अगर डीमर बनता है तो वहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे आप आई की वैल्यू निकाल लो और इन फॉर्मूला में मल्टीप्लाई करा देना। आपका ये क्या हो जाएंगे, फॉर्मूले चारों मॉडिफाई हो गए। अब आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस जगह पे कैलकुलेटेड जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी अब वो बराबर आ जाएगी किसके, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। समझ में आ गई बात ये। तो ऐसे आपको यहाँ पे करना है। तो पहले आप इसको नोट करो, उसके बाद मैं आपको कुछ केस बता देता हूँ एसोसिएशन के, डिसोसिएशन के। ठीक है, तो पहले इसको नोट करो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और ये डिसोसिएशन और एसोसिएशन के कुछ केस हैं वो अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पर उससे पहले आपको यहाँ पे देखना चाहिए क्या, डिग्री ऑफ, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। ठीक है, ये इसका मीनिंग अगर समझ में आ गया तब तो कुछ नहीं है। अल्फा का मतलब क्या होता है, अल्फा का मतलब होता है कि एक मोल में से कितने मोल डिसोसिएट या एसोसिएट, ठीक है, हुए, ये चीज़ है। तो अल्फा का क्या मतलब होता है, अल्फा का मतलब होता है कि एक मोल में से कितने मोल यहाँ पे आपके डिसोसिएट हुए या एसोसिएट हुए, उसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं या एसोसिएशन बोलते हैं। समझ में आ गई। तो ये ध्यान रखना, अल्फा केवल एक मोल के लिए परिभाषित है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहला केस उठा लेता हूँ, यहाँ पे कौन सा, ये आपके पास डिसोसिएशन का। ठीक है, तो पहला केस अपन डिस्कस करेंगे डिसोसिएशन के बारे में। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ NaCl
और ये मान लो टूट गया किस में, Na+ और Cl- में, ठीक है। और ये कंप्लीटली टूटा है, यानी अल्फा की वैल्यू 1 है। इसका क्या मतलब, अल्फा की वैल्यू 1 है कि 1 मोल अगर आपने NaCl लिया तो आपका एक मोल कंप्लीट क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, यानी अल्फा यहाँ पे क्या हो गया, 100% हो गया, या फिर अल्फा की वैल्यू 1 हो गई। समझ में आ गई बात ये। देखो अल्फा की जो वैल्यू होती है ना, अल्फा की जो अपने पास वैल्यू होती है वो क्या होती है अपने पास, या तो देखो 0 के बराबर हो सकती है, या 0 से ज़्यादा होगी, या 1 के बराबर होती है, ठीक है। या तो अपने पास क्या होगी, 1 के बराबर होगी और 1 से कम होगी। तो ये अल्फा की क्या है, रेंज होती है अपने पास, ठीक है। ये अल्फा की रेंज होती है। 1 कब आता है, जब कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, ठीक है, कंप्लीट डिसोसिएशन। 0 आता है जब अपने पास क्या होता है, बिल्कुल भी डिसोसिएशन नहीं होता, नो डिसोसिएशन या एसोसिएशन। और बीच का अपने पास क्या होता है कि थोड़ा बहुत डिसोसिएशन हुआ, या फिर कितना हुआ, 75%, 45% वैसे हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 0.45, 0.75 वैल्यू अगर वाइज देखो तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो NaCl कंप्लीट टूटा Na+ और Cl- में, ठीक है। अब I की वैल्यू क्या होगी, टूटने के बाद कितने मोल है, 1 2 मोल है। भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को ये मतलब थोड़ी है कि उसकी नेचर क्या है, कैटाइनिक है एनाइनिक है, कोई मतलब नहीं है, बस कितने पार्टिकल है सॉल्यूट के देखें और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का आंसर आता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे अपने पास 2 हैं और टूटने से पहले कितना था, NaCl 1 था, तो I की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, 1 टॉप फैक्टर की वैल्यू 2 आ गई। जैसे मान लो अपने पास MgCl2 है, तो MgCl2 का भी मान लो अल्फा की वैल्यू 1 है, तो ये Mg+ में टूटेगा 2 में और 2 Cl- में टूटेगा। तो टूटने के बाद कितने मोल हैं, 3, और टूटने से पहले 1, यानी यहाँ पर भी यहाँ I की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया कंप्लीट अपने पास क्या हो गया, डिसोसिएशन। अब मान लो इनकम्प्लीट डिसोसिएशन की बात करूँ मैं, जैसे कि इसी में उठा लेते हैं कि NaCl है अपने पास, और NaCl मान लो अपने पास क्या हो रहा है, Na+ और Cl- में टूट रहा है, परंतु यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है अपने पास, 1 नहीं है, यानी 100%, यानी एकदम कंप्लीट नहीं टूटेगा। अगर NaCl आपने 1 मोल लिया तो 1 मोल अगर NaCl कंप्लीट ना टूटे तब आप क्या करोगे, ये तो था कंप्लीट टूटने में, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले वाले देखो यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं, यहाँ देखो 1 लिखा है, तो 2/1 किया बस आंसर आ जाएगा। पर अगर अपने पास क्या हो कि कंप्लीट ना टूटे तब क्या करोगे, देखो अगर आप यहाँ पे बात करते हो कहाँ पे, इनिशियल, ठीक है। अगर मैं इनिशियली बात करूँ जब टाइम की वैल्यू 0 है, तो उस समय पे क्या होगा, NaCl का 1 मोल होगा। NaCl का कितना मोल होगा, आगे स्टोइकियोमेट्री होती है वही मोल होते हैं, तो 1 होगा अपने पास, ठीक है। और यहाँ पे क्या होंगे, प्रोडक्ट एक बार 0 0 हो जाएंगे, प्रोडक्ट एक बार 0 0। भाई अगर शुरुआती बात हो रही है T = 0, तो NaCl आपने मान लो 1 मोल लिया, तो यहाँ पे प्रोडक्ट थोड़ी बन जाएगा, नहीं बनेगा। अब कुछ टाइम बीता मान लो, ठीक है, कुछ टाइम बीता, तो मैंने कह दिया कि 1 में से अल्फा मोल चले गए, 1 में से अल्फा मोल अपने पास चले गए, तो ये कितना होगा, 1 मोल से 1 ये बनता, 1 ये बनता, तो अल्फा मोल चले गए तो अल्फा ये बनेगा और अल्फा ये बनेगा। तो अपने पास I की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो जाएंगे बट अपने पास, बताओ, अल्फा और अल्फा ये कितने हो गए, अल्फा प्लस अल्फा, और साथ में ये भी उठा लो 1 माइनस अल्फा, अपॉन में कितना हो जाएगा, टोटल कितना था 1। ऐसे करना है। कंफ्यूज हो गए कि 1 माइनस अल्फा यहाँ पे क्यों जोड़ दिया, तो भाई मैंने कहा कि कंप्लीट NaCl नहीं टूटेगा, कंप्लीट नहीं टूटेगा तो सॉल्यूशन में क्या होगा, 1 माइनस अल्फा NaCl पड़ा रहेगा, और वो भी क्या है, सॉल्यूट। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को ये थोड़ी मतलब है कि NaCl है Na+ Cl- है, उसको तो नंबर ऑफ पार्टिकल से मतलब है। तो टोटल कितने पार्टिकल होंगे, अल्फा अल्फा, और ये भी पड़ा रहेगा सॉल्यूशन में 1 माइनस अल्फा। कंप्लीट थोड़ी डिसोसिएट हुआ है, कंप्लीट हो जाता तब तो यहाँ पे जैसे था कि जब कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी तो NaCl के मोल 0 होंगे, तो सारे के सारे मोल इसको चले गए, तो 2 मोल लिख देते अपने। पर इस जगह पे क्या है अपने पास, 1 माइनस अल्फा है, तो 1 में से अल्फा चला गया तो कुछ बचा भी तो है, कितना बचा है, 1 माइनस अल्फा, तो वो भी जोड़ दो, ठीक है। अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो कितना हो गया, 1 प्लस अल्फा। अगर कंप्लीट डिसोसिएशन होता तो अल्फा की वैल्यू 1 होती, तो 1 + 1 कितना आता, 2 आता, ठीक है। ये देखो अपने आंसर सही भी आ रहे हैं, समझ में आ गई। तो ऐसे करना है। या फिर मान लो इसी में ही मैं एक एग्जाम्पल आपको उठा देता हूँ, किसमें से, यही ले लो MgCl2, और ये टूट रहे हैं मान लो Mg+2 में और 2 Cl- में टूट रहे हैं। अब इनिशियली अगर मैं बात करूंगा तो इसका 1 मोल होगा, इसका 0 0 मोल होगा। अब यहाँ पे मान लो आफ्टर T टाइम अल्फा मोल चले गए, तो अगर इसका 1 मोल होता तो इसका 1 मोल बनता और इसका 2 मोल बनता, पर अल्फा मोल चले हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये अल्फा बनेगा और ये 2 अल्फा बनेगा। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 अल्फा प्लस अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा, अपॉन में टोटल कितने हैं 1, अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो कितना है
टू अल्फ़ा प्लस वन। अगर कंप्लीट डिसोसिएशन होता तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 होती, उस केस में 2 × 1 + 1 कितना हो जाता, 3 हो जाता। समझ में आ गई बात ये। तो ऐसे आपको यहाँ पे करना है। अब आ जाते हैं केस नंबर 2 पे, एसोसिएशन। एसोसिएशन का क्या मतलब होता है कि जुड़ जाना, ठीक है, डीमर बना लेना। जैसे कि अपने पास मान लो ये है CH3COOH। अब ये क्या होता है अपने पास, जैसे मान लो आपने प्योर फॉर्म में CH3COOH लिया, ठीक है, एसिटिक एसिड लिया, तो जैसे ही आप क्या करोगे, इसमें प्योर फॉर्म में कंटेनर में ये लोगे, ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि भाई CH3COOH का 1 मोल है, ठीक है, और आप क्या करोगे उसी हिसाब से क्या कर दोगे, आंसर निकाल दोगे। पर वो आंसर गलत आएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ एसोसिएशन हो जाता है। कैसे? CH3C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे COH डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या हो जाएगा CH3। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से क्या होता है, ये पूरा एक मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं डिमर। तो ये होता है एसोसिएशन। तो दो अपने पास CH3COH क्या करोगे आप यहाँ पे मिलाओगे, तो अपने पास एक मॉलिक्यूल डिमर बनेगा। समझ में आ गई बात है, इसको डाइमर बोलते हैं। तो आप निकालोगे किसके अनुसार, CH3COH के अनुसार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान निकालोगे। पर जैसे ही आप उसमें हाथ डालोगे तो आपको क्या होगा, ये आएगा, पूरा का पूरा डिमर हाथ में आएगा। समझ में आ गई बात है। तो ये चीज़ हो गई। तो इस वजह से आपका क्या होगा, फिर ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो कैलकुलेटेड के बराबर नहीं आएगी। तो फिर आपको आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आई की वैल्यू कैसे निकालोगे, अगर यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 1 हो, यानी 1 मोल कंप्लीट एसोसिएट होता है, ठीक है, कंप्लीट अगर जुड़ जाए, तो आई की वैल्यू कैसे निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर एसोसिएशन। आफ्टर एसोसिएशन कितना है, 1 मोल है, और बिफोर कितना है, 2। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ आ गई। समझ में आ गई बात है, यहाँ क्या आ गई, हाफ आ गई। और जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे 3A और ये मिलके मान लो A3 बना लेते हैं, तो आई की वैल्यू कितनी होती है, आफ्टर कितना है 1, बिफोर है 3, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1/3 हो गई। पर अगर मैं यहाँ पे ये मान के चलता हूँ कि कंप्लीट अपने पास यहाँ पे एसोसिएशन ना हो, जैसे कि अपने ये ले लो CH3COOH के 2 मोल लिए, और ये अपने पास क्या हो गया, एसोसिएट हो गया CH3COOH होल ट्वाइस, ठीक है, ऐसे मान लो ये एसोसिएट हो गया। तो ये 2 है, ये 1 मोल है, पर यहाँ मान के चलो कि अल्फा की वैल्यू 1 नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ है। तो इनिशियली क्या होगा, इसके 2 मोल होंगे और इसके कितने होंगे, 0 मोल होंगे। और टी टाइम के बाद अपने पास क्या हो जाएगा, कुछ टाइम अगर बीतेगा तो क्या हो जाएगा, 2 में से कुछ मोल निकल जाएंगे, 2 मोल में से कुछ मोल निकल जाएंगे। तो अब आप में से क्या होंगे, यहाँ पे लिखोगे अल्फा, पर वो गलत होगा, यहाँ 2 - 2 अल्फा लिखना है, क्योंकि मैंने कहा ना अल्फा क्या होता है, 1 मोल में से कितने, तो यहाँ 2 मोल है, तो क्या करोगे, 2 मोल में से कितने, तो 2 अल्फा लिखोगे वहाँ पे, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे 2 में से 2 अल्फा चले गए, तो यहाँ कितना होगा बताओ, यहाँ कितना हो रहा है, आधा हो रहा है ना भाई, 2 मोल लेते तो 1 मोल बनता, यानी आधा हो रहा है, तो 2 अल्फा बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखो तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 अल्फा बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, तो ये हो जाएगा अपने पास अल्फा, और अपने पास 2 माइनस कितना हो जाएगा, 2 अल्फा, और अपॉन में शुरुआत में कितने हैं, 2 है, तो आई की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, 2 माइनस अल्फा बटे कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 होती तो आई की वैल्यू क्या होती, 2 - 1/2, यानी कितना होता, 1/2, जो कि सही भी आ रही है अपने पास। तो ऐसे अपने पास एसोसिएशन का खेल खेलना है। जैसे कि अगर आपके पास ये होता कि 3A मिलके A3 बना लेते, तो शुरुआत में इसके 3 मोल होंगे, इसके 0 होंगे। टी समय के बाद आप यहाँ पे क्या देखोगे, टी समय के बाद आप ये देखोगे कि 3 में से 3 अल्फा चले गए, और इसका 1/3 हो रहा है, तो 3 अल्फा बटे 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, अल्फा + 3 - 3 अल्फा अपॉन कितना हो जाएगा, शुरुआत में कितना है, 3 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा अपने पास है, यहाँ अपने पास कितना हो जाएगा, 3 - 2 अल्फा अपॉन कितना हो जाएगा, 3। अल्फा की वैल्यू अगर 1 हो तो यहाँ पे अपने पास आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 रख दो, तो 2 में से 3 गए, अपने पास 1 बचा, तो 1/3 हो गया, ठीक है। तो वैसा ही अपने पास यहाँ पे सही आ रहा है। तो ये होता है डिसोसिएशन और एसोसिएशन का केस होता है, ठीक है। तो ये अपने पास 1 टॉप फैक्टर हो गया। अब अपन चलते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तरफ। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं, और यहाँ पे अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं अपन किसके बारे में, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो आइडियल सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो अपने पास क्या करते हैं, राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, राउल्ट्स
लॉ को यहाँ पे क्या कहूँगा, फॉलो करना पड़ेगा। किसको? सॉल्यूशन को, अगर आइडियल बनना है तो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो राउल्ट्स लॉ को जो सॉल्यूशन फॉलो करेंगे वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे। इसका मतलब जो P अपने पास है ऑब्जर्व्ड होगा, और कहाँ से आएगा ये? थ्रू एक्सपेरिमेंट, थ्रू एक्सपेरिमेंट। ये अपने पास बराबर होगा किसके? P नोड ए जेटा ए प्लस P नोड बी जेटा बी, यानी कैलकुलेटेड के। तो ऐसे सॉल्यूशन अपने पास क्या कहलाएंगे? आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे। यानी P ऑब्जर्व्ड जो होगा वो कैलकुलेटेड के बराबर होगा, P नोड ए जेटा ए प्लस P नोड बी जेटा बी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। दूसरी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसमें क्या होता है, डेल्टा जो V मिक्सिंग होता है ना, वो कितना आता है? 0 आता है। ठीक है, डेल्टा V मिक्सिंग का क्या मतलब है कि जैसे अपने पास यहाँ पे कोई एक सॉल्यूट था, यहाँ कोई एक सॉल्वेंट था, दोनों को मैंने यहाँ पे मिला दिया। ठीक है, दोनों को अगर मैंने यहाँ पे मिला दिया तो इस जगह पे मान लो अपने पास है सॉल्यूट, जैसे मान लो 20 ml है, और यहाँ पे मान लो सॉल्यूशन अपने पास कितना है, यहाँ पे मान लो 30 ml है, और दोनों को जोड़ के मान लो मेरे पास यहाँ पे कितना रहा है, दोनों को जोड़ के मतलब ये है कि दोनों को मिक्स करने के बाद जो वॉल्यूम बैठ रहा है वो मान लो मेरे पास है 30 और 20 50 ml है। ठीक है, तो पहले कितना था अपने पास? पहले था अपने पास 50 ml, और मिक्स होने के बाद कितना है? 50। तो 50 माइनस 50 कितना आएगा? 0 आएगा। अगर आइडियल सॉल्यूशन हो तो ऐसा होता है। समझ में आ गई बात? ये चीज़ हो गई। तो इसका रीज़न कैसे दिया जाता है? रीज़न ऐसे दिया जाता है कि इंटरेक्शन, ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन ए, ठीक है, ये बराबर होता है किसके? इंटरेक्शन बिटवीन बी, और ये किसके बराबर होता है? इंटरेक्शन बिटवीन ए बी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यानी ए के इंटरेक्शन बी के इंटरेक्शन के बराबर होंगे, और ये क्या होंगे? ए बी के इंटरेक्शन के बराबर होंगे। तो अपने को पता है कि जो सॉल्यूट होता है उसको अपन बी से रिप्रेजेंट कर दिया मान लो। ठीक है, और ये अपने पास क्या हो गया? ए हो गया। तो ये दोनों कंबाइन होके क्या हो जाएंगे अपने पास? ए बी का मेरे पास सॉल्यूशन बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? अपन को पता है कोई भी मॉलिक्यूल हो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं थ्रू वैन डर वाल फोर्स। तो बी के बीच में कुछ मतलब ये है कि अट्रैक्शन का फोर्स होगा, ए के बीच में कुछ अट्रैक्शन का फोर्स होगा, और ए बी जब बना तो उनके बीच में कुछ अट्रैक्शन का फोर्स होगा। अगर तीनों अट्रैक्शन फोर्स एक दूसरे के बराबर है तभी डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा? अपने पास 0 होगा। अभी इसका एक और केस बताएंगे नॉन आइडियल में जिसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तीसरा अपने पास यहाँ पे होता है कि जो एंथैल्पी चेंज होता है डेल्टा एच मिक्सिंग, वो भी यहाँ कितना आता है? 0। ठीक है, यानी कि बी के इंटरेक्शन को तोड़ने में लगने वाली जो हीट होगी और ए के इंटरेक्शन को तोड़ने में जो हीट होगी, तो यहाँ हीट दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तो हीट क्या हो गई? एब्जॉर्ब्ड हो गई। ठीक है, यहाँ हीट क्या हो गई? एब्जॉर्ब्ड हो गई। और जब ए बी का इंटरेक्शन बनेगा तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा? हीट होगी वो बाहर निकलेगी, तो यहाँ हीट क्या होगी? रिलीज होगी। पुराने रिश्ते तोड़ोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एनर्जी फुल लगानी पड़ेगी। ठीक है, और जब नए रिश्ते यहाँ पे बनेंगे तो क्या होंगे? यहाँ पे एनर्जी बाहर निकलती है। समझ में आ गई ना बात? ये तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो बी के इंटरेक्शन और ए के इंटरेक्शन को तोड़ने में जो हीट एब्जॉर्ब होगी वो बराबर होगी ए बी के इंटरेक्शन जब बनेंगे तो कुछ हीट जो रिलीज होगी वो इसके ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? ये तो ए के और बी के इंटरेक्शन में तोड़ने में जितनी हीट लगेगी वापस उतनी हीट बाहर निकल जाएगी जब ए बी के इंटरेक्शन बनेंगे। ठीक है, तो इस वजह से डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होता है? 0 होता है। बाकी दो केस आप है वो हर किसी में लगा सकते हो। एक तो डेल्टा एस मिक्सिंग, ये क्या होगा? हमेशा 0 से बड़ा होगा। और एक यहाँ पे आप ये लगा सकते हो डेल्टा जी जो होगा वो अपने पास क्या होगा? लेस देन 0 होगा। ठीक है, चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, ये दो केस तो आप कहीं पर भी लगा दो। ठीक है, कहीं पर भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ हो गई। तो डेल्टा एस मिक्सिंग होगा वो ग्रेटर देन 0, डेल्टा जी मिक्सिंग होगा वो लेस देन 0 होगा। क्यों होता है? क्योंकि जब दोनों आप मिलाओगे तो यहाँ मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ेगी नहीं क्या? भाई यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल, यहाँ कुछ मॉलिक्यूल, दोनों मिलेंगे तो मॉलिक्यूल की क्या होगी? सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो रेंडमनेस बढ़ेगी, और रेंडमनेस ही क्या कहलाती है? डेल्टा एस, यानी ये एंट्रोपी चेंज होती है। ठीक है, क्या होती है? एंट्रोपी। और एंट्रोपी क्या होती है? रेंडमनेस में डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा रेंडमनेस होगी डेल्टा एस मिक्सिंग का वैल्यू पॉजिटिव उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, तो डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब 0 से ज़्यादा। और डेल्टा जी जब दोनों को मिलाओगे तो अपने आप ही मिक्स हो जाएंगे, यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी हमेशा नेगेटिव आती है, तो ये क्या हो जाएगा? लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हो गया आइडियल सॉल्यूशन। एग्जांपल आप इसके खुद से कर लेना। इसका ग्राफ बता देता हूं मैं, ठीक है। ग्राफ बना लेते हैं इसका, इसके बीच में वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, ठीक है। यहाँ मान लो मेरे पास क्या है, जेटा ए की वैल्यू मान लो 0 है और यहाँ जेटा बी की वैल्यू मान लो 1 है। यानी यहाँ पे मैंने क्या रख रखा है, प्योर बी रख रखा है, क्योंकि ए के मोल फ्रैक्शन तो है नहीं, तो सारे के सारे किसके मोल है, बी के हैं। अब जैसे मान लो इधर की तरफ आप बढ़ रहे हो तो इस जगह पे मान लो मैंने ऐसा कर दिया कि जेटा ए की वैल्यू 1 और जेटा बी की वैल्यू 0, यानी यहाँ पे क्या रख दिया मैंने, प्योर ए रख दिया। समझ में आ गई बात है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही आप मोल फ्रैक्शन बढ़ाओगे तो क्या होगा बताओ, हैं। जैसे मान लो आपने यहाँ पे ए के मोल डालने शुरू किए, ए के मोल जैसे आप यहाँ पे डालने शुरू करोगे और बी के मोल मान लो या तो आप निकाल रहे हो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपके पास वेपर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि ए की क्या होती है अपने पास, भाई शुरुआत में तो 0 होगा, क्योंकि अपने पास जेटा बी कितना यहाँ पे 1 है, यानी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाला हुआ है पूरा ही। तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा, वेपर प्रेशर एक बार तो 0 होगा। जैसे जैसे आप क्या करोगे, वोलाटाइल सॉल्वेंट डालोगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और इस जगह पे क्या है अपने पास, प्योर ए है, तो ये जो वेपर प्रेशर होगा उसको अपन क्या बोल देंगे, पी नोड ए बोल देंगे। और ऐसे ही अपने पास क्या होगा, यहाँ आएगा पी नोड बी। समझ में आ गई बात, ये चीज़ हो गई। और यहाँ पे आपके पास ये टोटल वेपर प्रेशर मिलेगा जो कि कितना हो जाएगा, पी नोड ए जेटा ए प्लस पी नोड बी जेटा बी। समझ में आ गई ना बात, तो ये चीज़ हो गई। तो ये आपके पास हो गया ग्राफ। दूसरा अगर मैं बात करूँ किसके बारे में, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, तो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा अपने पास, उस सॉल्यूशन में इसका उल्टा होगा। सबसे पहली बात ये, वो सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को फॉलो ना करें, राउल्ट्स लॉ को जो क्या करें, फॉलो ना करें, वो अपने पास क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। इसके अंदर जो पी अपने पास ऑब्जर्व्ड होगा, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट से आप निकालोगे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर नहीं होगी किसके, पी नोड ए जेटा ए प्लस पी नोड बी जेटा बी। यानी कि राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो भी अपने पास आंसर आएगा वो बराबर नहीं होगा किसके, ऑब्जर्व्ड। यानी एक्सपेरिमेंट से जो वैल्यू आएगी और जो राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग वैल्यू आएगी वो दोनों बराबर नहीं होंगे, तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। दूसरा अपने पास यहाँ पे क्या कर दो, इसमें डेल्टा जो वी मिक्सिंग 0 था, इसमें क्या होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग 0 नहीं होता। तीसरा यहाँ पे कारण वही है कि ए के इंटरेक्शन और बी के जो इंटरेक्शन होते हैं वो बराबर नहीं होते किसके, ए बी के इंटरेक्शन पे। तीसरा अपने पास हो जाएगा कि डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या होगा, यहाँ पे 0 नहीं होगा, ठीक है। इसका भी कारण क्या हो जाएगा कि ए और बी के इंटरेक्शन को तोड़ने में जो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब्ड होगी, ठीक है, वो बराबर नहीं होगी किसके, जब ए बी के अपने पास यहाँ पे इंटरेक्शन में जो अपने पास यहाँ पे हीट रिलीज होगी। तो जो हीट रिलीज और हीट एब्जॉर्ब्ड है, ठीक है, वो एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। समझ में आगे बात है, क्यों नहीं बराबर होंगे यहाँ पे, भाई हो सकता है कुछ इंटरेक्शन का ही खेल होगा, और यहाँ पे हीट रिलीज और हीट एब्जॉर्ब में क्या होगा आपके पास, जैसे ए और बी को तोड़ने में मान लो कुछ आपने एनर्जी लगाई, और आपको मान लो जब ए बी का अपने पास यहाँ इंटरेक्शन बना तो हीट कुछ ज़्यादा ही निकल गई, ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। या फिर हीट बहुत ज़्यादा क्या होगी, कम हो गई, वापस आपको उतनी हीट नहीं मिली, तो यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू क्या होगी, 0 नहीं होगी। बाकी ये तो आप लिख ही सकते हो, डेल्टा एच मिक्सिंग अपने पास क्या होगा, ग्रेटर देन 0, और एक आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, डेल्टा जी मिक्सिंग, गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू भी यहाँ पे क्या होगा, 0 से ज़्यादा क्या, लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो सेम के सेम आप ये 4th और 5th पॉइंट तो डायरेक्ट ऐसे नोट कर सकते हो। अब अपने पास क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं 2 प्रकार के, एक तो वो जो राउल्ट लॉ से क्या होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन दर्शाते हैं, और एक वो जो राउल्ट लॉ से नेगेटिव डेविएशन दर्शाते हैं। तो अब अपन क्या होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव जो डेविएशन है उनको देखेंगे। तो पहले आप इसको नोट करो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पे पढ़ेंगे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन कैसे शो करते हैं। देखो इसमें आपको कन्फ्यूजन होती है, मैं बता देता हूँ। पर राउल्ट लॉ होता है ना अपने पास, ठीक है, ये राउल्ट लॉ है। और अगर अपने पास राउल्ट लॉ से क्या होती है, अगर जो पी ऑब्जर्व्ड होता है, ठीक है, वो राउल्ट लॉ से क्या आता है, कम आता है, तब तो अपन क्या बोल देते हैं यहाँ पे कि नेगेटिव डेविएशन हो गया। और अगर राउल्ट लॉ से क्या होता है अपने पास, पी ऑब्जर्व्ड की वैल्यू जो होगी अपने पास, यानी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी वो क्या हो जाती है, अगर इसके ऊपर आ जाती है राउल्ट लॉ से, तो अपन बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन हो गया।
तो सबसे पहले अपन यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ। ठीक है, तो राउट लॉ से अपने पास यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन दिखाना है। ठीक है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि जो पी ऑब्जर्व्ड की जो वैल्यू होगी ना वो राउट लॉ से क्या आएगी, कम आएगी। इसका मतलब ये चिन्ह आ जाएगा ना भाई, राउट लॉ से कम आएगी। तो वजह से मान लो यहाँ पे राउट लॉ ने कहा कि भाई 400 है, ठीक है, और पी ऑब्जर्व्ड मान लो आ गया 300, तो क्या हो जाएगा, पी ऑब्जर्व्ड की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी ये लेस हो जाएगा, और पी नोड ए जेटा ए प्लस पी नोड बी जेटा बी का मान ज़्यादा आ जाएगा। समझ में आ गई बात ये, तो ये चीज़ हो गई। तो पहली बात तो ये, और दूसरी बात यहाँ पे क्या आ जाएगी अपने पास कि डेल्टा जो वी मिक्सिंग होगा ना वो भी अपने पास क्या होगा, 0 से कम होगा। ठीक है, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो जाएगा, 0 से कम। अब ये कैसे होगा वो देखो, यहाँ पे क्या होगा कि जो ए के इंटरेक्शन, ठीक है, और जो बी के इंटरेक्शन जो अपने पास होंगे, ठीक है, ये क्या होते हैं अपने पास कम होते हैं, जबकि ए बी के इंटरेक्शन क्या हो जाते हैं अपने पास ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, ए बी के इंटरेक्शन यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, ज़्यादा इंटरेक्शन यहाँ पे चला जाएगा। डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन 0 का क्या मतलब है, जैसे कि अपने पास मान लो ये कोई सॉल्यूट था, ये सॉल्वेंट था, मान लो ये अपने पास 20 ml, ये 20 ml, और यहाँ पे जो ये जब अपने इसको मिला दिया तो मिलाने के बाद मेरे पास यहाँ पे मान लो कितना हो गया, जैसे कि अपने पास ये हो गया 35 हो गया। ठीक है, तो पहले कितना था 40 और बाद में कितना है 35, तो 35 माइनस 40 देखो तो यहाँ पे कितना आ रहा है, माइनस का 5 आ रहा है, तो -5 आ रहा है, यानी कि डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन 0 आ गया। तो ऐसा केस दिखेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ए के और बी के जो इंटरेक्शन होंगे वो कम पड़ेंगे, जबकि ए बी के इंटरेक्शन थोड़े क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। इससे क्या होगा देखो, जैसे ये ए के इंटरेक्शन है, ये बी के इंटरेक्शन है, और ए बी के इंटरेक्शन क्या है कि ज़्यादा हो गई, यानी ये एक दूसरे के पास आ गई। तो पास आएंगे तो ये अपने पास क्या होंगे, वॉल्यूम कम नहीं हो जाएगा इसका, पहले वॉल्यूम इतना था, अब जैसे इंटरेक्शन होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो गया इनका, कम हो गया। वॉल्यूम कम होगा तो अपने पास जाहिर सी बात है यहाँ पे डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे तीसरा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या हो जाएगा कि डेल्टा जो एच मिक्सिंग होगा वो भी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। इसका मतलब ए और बी के इंटरेक्शन को तोड़ने में जितनी हीट आपके यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, जितनी हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी वो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगी, वो अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम होगी। जबकि ए बी की हीट में ए बी के जो अपने पास यहाँ पे क्या होगा, इंटरेक्शन जब बनेगा तो यहाँ पे हीट क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे हो गया कि ए और बी के इंटरेक्शन को तोड़ने में आपने जितनी हीट दी उससे ज़्यादा हीट आपको वापस मिल गई ए बी के इंटरेक्शन बनते समय। तो डेल्टा एच मिक्सिंग अपने पास क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। समझ में आ गई बात ये। बाकी वो 2 पॉइंट तो आपको ऐसे लिखनी है कि डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा, ग्रेटर देन 0, और डेल्टा जी मिक्सिंग अपने पास क्या होगा यहाँ पे, लेस देन 0 होगा। समझ में आ गई बात ये। तो बस ये हो गया अपने पास। ग्राफ बना सकते हो क्या, ग्राफ तो बना ही लोगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, जेटा बी इक्वल टू 1 जेटा ए इक्वल टू 0, और यहाँ जेटा ए इक्वल टू 1 जेटा बी इक्वल टू 0, यानी यहाँ प्योर बी है वहाँ प्योर ए है। तो अगर आइडियल होता तब तो अपने पास ऐसा ग्राफ आता, ठीक है, अगर ये आइडियल होता तब तो ऐसा ग्राफ आता अपने पास, ये पी टोटल का। समझ में आ गई। पर अपने पास क्या हुआ है, नेगेटिव डेविएशन आया है। तो नेगेटिव डेविएशन आया है तो नेगेटिव का अपने पास क्या हो जाएगा, ये तो राउट लॉ के अकॉर्डिंग है, और जो पी ऑब्जर्व आई है वो राउट लॉ से कम आई है। इसका मतलब जो बाकी के जो कर्व होंगे वो इसके क्या हो जाएंगे, नीचे आएंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे क्या हो जाएंगे, नीचे की तरफ ऐसे ग्राफ आएंगे आपके पास। तो ये चीज़ हो गई। तो जो आपने आइडियल के लिए बनाया था उससे नीचे आ गया, ठीक है, तो नेगेटिव डेविएशन हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन की तरफ। अब पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, अब तो बस आपके पास यहाँ पे लिखना है, और तो क्या है, पी ऑब्जर्व होगा वो अपने पास क्या हो जाएगा, जो राउट लॉ की वैल्यू होगी उससे क्या, राउट लॉ की जो वैल्यू होगी वो तो कम आएगी, और पी ऑब्जर्व क्या हो जाएगी, राउट लॉ से ज़्यादा आ जाएगी। इसका मतलब पी ऑब्जर्व की वैल्यू ज़्यादा और राउट लॉ की वैल्यू कम, ये आपको दिखेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसका कारण क्या होगा कि ए और जो बी के जो अपने पास इंटरेक्शन है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, जबकि ए बी के जो इंटरेक्शन है अपने पास वो थोड़े कमज़ोर इंटरेक्शन हो गए।
यानी कि मान लो ये ए बी का मतलब ये ए का इंटरेक्शन, ये बी का इंटरेक्शन और ए बी का इंटरेक्शन कमज़ोर पड़ गया, थोड़ा क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। दूर होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो अपने पास वॉल्यूम का जो चेंज आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, यानी ग्रेटर देन 0। तीसरा यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या होगा, 0 से ज़्यादा होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ए और बी के इंटरेक्शन को तोड़ने में आपको जितनी ऊर्जा यहाँ पे देनी पड़ेगी, ठीक है, जो हीट आपके यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी वो हीट एब्जॉर्ब आपके पास क्या होगी, ज़्यादा, और ए बी का इंटरेक्शन यहाँ पे जब बनेगा तो यहाँ पे जो हीट रिलीज होगी वो कम होगी। यानी कि यहाँ पे आपने ए और बी के इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए आपने ज़्यादा यहाँ पे हीट लगा दी और वापस आपको क्या हुआ, कम हीट मिल गई। तो ये हो गया अपने पास है। बाकी वो 2 पॉइंट तो लिखने हैं ही। डेल्टा एस मिक्सिंग क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, और डेल्टा जी मिक्सिंग क्या हो जाएगा, गिव्स फ्री एनर्जी लेस देन 0 हो जाएगा। ग्राफ है वो आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो है। ये हो गया जेटा ए इक्वल टू 0, ये जेटा बी इक्वल टू 1, ये जेटा ए इक्वल टू 1, जेटा बी इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा पी नोड ए, अगर आइडियल होता तो ऐसा आता, पी नोड बी ऐसा, ठीक है। ये हो गया, ये यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, वेपर प्रेशर ले लिया, तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन है यानी आइडियल से क्या आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ यहाँ पे आपको डेविएशन देखने को मिलेगा। ये लो, ये इसका ग्राफ हो गया। तो ये हो गए अपने पास है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब एक टॉपिक बचा है सॉल्युबिलिटी एंड हेनरीज लॉ, ठीक है। तो पहले इसको नोट करो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी एंड हेनरीज लॉ के बारे में। सबसे पहले देखो सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी बोलती है कि अपने पास किसी दिए गए टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि कोई भी आपको मान लो टेम्परेचर और प्रेशर दिया हुआ है तो उसके अंदर 1 लीटर सॉल्वेंट में, ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इन ग्राम आप बोल सकते हो कितनी प्रेजेंट है, वो आपके क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है। समझ में आ गई बात ये। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी कि किसी दिए गए तापमान पे या फिर दिए गए अपने पास टेम्परेचर पे या फिर प्रेशर पे 1 लीटर सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट है, या फिर कितने मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितनी है उसके अंदर ग्राम के अंदर, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। और सॉल्युबिलिटी की यूनिट्स अगर आप बात करो तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अपने पास ग्राम पर लीटर हो जाएगी, मोल पर लीटर होती है। और गैस के लिए एक स्पेशल है जेटा गैस, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। तो ये चीज़ होगी, सॉल्युबिलिटी समझ में आ गई ना, दिए गए तापमान पे और दिए गए दाब पे, ठीक है। तो हाँ यार मेरे हिंदी वर्ड में यूज़ में आ रहा है। तो किसी भी मान लो दिए गए टेम्परेचर और प्रेशर पे 1 लीटर सॉल्वेंट में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो सॉल्यूट होगा वो अपने पास क्या कहलाएगा, सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। तो ये इसकी यूनिट्स हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग अगर सॉल्युबिलिटी की यहाँ पे बात की जाए तो पहली यहाँ पे होती है क्या, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये तो आपने देखा ही होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट ये केमिस्ट्री की लाइन है कि लाइक डिजोल्व लाइक, ठीक है, कि जो लाइक डिजोल्व लाइक का क्या मतलब होता है, जो सेम चीज़ होती है ना वो सेम में ही घुलती है, अपने को ही डुबाता है, ऐसे मान लो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों अपने पास कैसे हों, पोलर नेचर के हों, ठीक है, दोनों अगर पोलर नेचर के हों तो ये दोनों घुल जाएंगे, या फिर अपने पास दोनों कैसे हों, नॉन पोलर नेचर के हों तो भी घुल जाएंगे। समझ में आ गई। जैसे NaCl पोलर नेचर का होता है और वाटर पोलर नेचर का, तो ये घुल जाएंगे। जैसे मान लो नॉन पोलर का मैं उठाऊं तो CCl4 मान लो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, और इसके अंदर मान लो आपने क्या कर दिया, एल्कोहल को घोल दिया, या फिर मान लो हाँ चलो ठीक है एल्कोहल को घोल दिया, तो ये क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि नॉन पोलर हो गए। और तो पोलर है वो पोलर में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर में डिजोल्व होगा। अगर मैं ऐसे लिखूँ कि NaCl + CCl4, क्या ये डिजोल्व होंगे, नहीं होंगे, लाइक अनलाइक है, ठीक है। तो ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे में डिजोल्व नहीं होंगे, क्योंकि एक पोलर है एक नॉन पोलर है। समझ में आ गई बात ये चीज़ हो गई। दूसरा यहाँ पे फैक्टर होता है अपने पास क्या, टेम्परेचर। क्या होगा, टेम्परेचर। मान लो मेरे पास ये है कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और अपने पास क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। अगर ये रिएक्शन कैसी हो, अपने पास ये रिएक्शन कैसी हो, एक्सोथर्मिक हो, कैसी हो,
एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलते समय मान लो एक्सोथर्मिक है कि हीट बाहर निकल रही है, तो हीट बाहर निकल रही है और उसको अगर आप हीट दे दोगे तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी कम होगी या फिर घटेगी, बताओ। एक्सोथर्मिक है, हीट बाहर निकल रही है और आप और हीट दे रहे हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे अपने पास क्या होगा, ये यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यहाँ सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, घट गई। और अगर ये अपने पास कैसा होता, एंडोथर्मिक होता, यानी ये क्या कर रहा है, एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट होती है ना वो गेन की जाती है। तो अगर यहाँ पे हीट गेन होगी तो क्या होगा, अपने पास है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन को तो हीट चाहिए और हीट दे रहे हो तो बढ़िया काम है ये, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी घटती है और एंडोथर्मिक में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो ये आप ध्यान में रखोगे। तीसरा अपने पास यहाँ पे फैक्टर होता है प्रेशर का, कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा अपने पास यहाँ पे प्रेशर का। तो प्रेशर का अगर मैं यहाँ पे आपके बात करूँ तो क्या होता है, देखो अगर मैंने सॉलिड या फिर लिक्विड की बात की तो इनको प्रेशर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड है, तो इन पे प्रेशर लगा के अपन सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ा सकते, छोड़ो, कोई चांस ही नहीं है इसमें। तो फिर अगर गैस की बात करें तो हाँ, गैस में चांसेस है, गैस को दबाने पे वो क्या होता है, लिक्विड के अंदर आ सकता है या फिर यहाँ पे क्या हो सकती है, सॉल्युबिलिटी बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये जो तीसरा फैक्टर है ना कि गैस का प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी कैसे अफेक्ट होगी, तो ये आपके पास यहाँ पे क्या होता है, हेनरीज लॉ समझाता है इस चीज़ को, ठीक है। तो ये क्या होगा, हेनरीज लॉ अपने पास ये समझाएगा कि गैस पे प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी का क्या होगा। अब देखो इन्होंने हेनरीज लॉ ने क्या कहा, हेनरीज लॉ ने कहा कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव द लिक्विड सरफेस। ये इनका क्या है, स्टेटमेंट है, एकदम क्लियर स्टेटमेंट है इनका। इन्होंने कहा कि जो सॉल्युबिलिटी होगी गैस की, ठीक है, इन अ लिक्विड, यानी कि लिक्विड के अंदर जो गैस की सॉल्युबिलिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ऊपर लगने वाले उस पर प्रेशर के। जाहिर सी बात है यार, ये तो आप भी समझ सकते हो। अगर मेरे पास यहाँ पे मान लो कोई एक लिक्विड है, ऊपर गैस है, जितना ज़्यादा प्रेशर दूंगा वो गैस क्या होगी, उतनी ज़्यादा डिजोल्व होगी, किसमें, लिक्विड में। बस इन्होंने यही तो कहा है, ठीक है, इन्होंने बस यही कहा है। और इन्होंने कौन सी यहाँ पे बड़ी बात कह दी, इन्होंने क्या कहा है बताओ, इन्होंने कहा कि पार्शियल जो प्रेशर है किसका, गैस का, अबव लिक्विड सरफेस, ये अपने पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन हो जाएंगे किसके भाई, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के लिए अपन क्या करते हैं, ये यूज में लेते हैं, जेटा ऑफ गैस इन अ लिक्विड, ठीक है। तो ये तो इन्होंने कहा है कि पार्शियल प्रेशर बढ़ाओ, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बस इन्होंने ये तो कहा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेटा गैस के, तो यहाँ से पी इक्वल लगाओगे तो एक कांस्टेंट लगाओगे, वो हो गया के एच इंटू जेटा गैस, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, जहाँ पर पी तो क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सरफेस है, और के एच अपने पास क्या हो जाएगा, के एच एक कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट, और ये डिपेंड करता है नेचर पे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, ठीक है, कांस्टेंट है, बस ऐसे ध्यान में रखो। और जेटा ऑफ गैस अपने पास क्या होगी, ये हो जाएगा अपने पास मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ लिक्विड हो जाएगी। ये चीज़ क्लियर हो गई आपके। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ इस जगह पे, अगर आप एक चीज़ को देखो गौर से, तो क्या नज़र आ रहा है आपको, कि जेटा गैस है बराबर, अगर मैं इसको लिखूँ पी अपॉन में के एच लिख दूँ, ठीक है। पहली बात ये के एच है, तो के एच का अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो के एच क्या हो जाएगा, पी अपॉन जेटा गैस हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन का कोई अपने पास यूनिट होता नहीं है, तो के एच का वही यूनिट होगी जो प्रेशर की होती है, यानी MMHg, बार, टोर, ATM, ये हो गई अपने पास, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, तो जेटा गैस यहाँ पे क्या होगा, पी अपॉन के एच होगा, ये चीज़ ठीक है। अब देखो मैंने आते आते बता दिया यहाँ पे कि यूनिट एक इसकी ये भी होती है, जेटा गैस सॉल्युबिलिटी की, यानी कहीं ना कहीं ये क्या है, सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं ये बोलता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि के एच की वैल्यू अगर बढ़ जाए, ठीक है, के एच की वैल्यू अगर बढ़ जाए तो अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेटा ऑफ गैस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। के एच की वैल्यू अगर मैंने बढ़ा दी तो जेटा ऑफ गैस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज कर गई। और अगर मैं बोलता हूँ कि के एच की वैल्यू कम कर दें तो जेटा ऑफ गैस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी अपने पास। समझ में आ गई ना बात ये।
तो ये चीज़ हो गई, यानी KH की वैल्यू बढ़ती है तो सॉल्युबिलिटी घटती है, और KH की वैल्यू घटती है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, और एक KH का टेम्परेचर पे डायरेक्ट रोल है। टेम्परेचर बढ़ाते हो तो KH की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, KH की वैल्यू बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और टेम्परेचर अगर आप यहाँ पे क्या कर दो, घटा दो, तो KH भी घटेगा पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी अपने पास, इंक्रीज हो जाएगी। ये तो मैंने अभी बताया ही है, ये चीज़ हो गई। तो इस वजह से क्या होते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना, वो ठंडे पानी में क्या होते हैं, ज़्यादा ये है कि कंफर्ट महसूस करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ठंडे में क्या होता है, टेम्परेचर डाउन होता है। टेम्परेचर डाउन होगा तो KH की वैल्यू कम हो जाएगी और वाटर के अंदर ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। इस वजह से क्या होते हैं, वो ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं कोल्ड वाटर में एज़ कम्पेयर टू हॉट वाटर। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो ये आपके पास हेनरी लॉ हो गया, और ये अपना पास चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आएगा, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राजस्थान।